जय हिंद। क्लास 12 फाउंडेशन बैच IIT JEE नीट के प्यारे एस्पिरेंट्स, TGT PGT के बड़े होनहार विद्यार्थियों, हम लोग वेव ऑप्टिक्स तरंग प्रकाशिकी का अध्ययन कर रहे थे। किरण प्रकाश की रे ऑप्टिक्स समाप्त हो चुका था। वेव ऑप्टिक्स में हम लोग दाखिला लिए हैं। इसमें इंटरफेरेंस पढ़ा जा रहा है। इंटरफेरेंस किस फिनोमेना पर, किस प्रिंसिपल पर बेस्ड है? सुपरपोजिशन प्रिंसिपल पर। और किस बड़े लॉ का सपोर्टर है? दुनिया का जो सबसे बड़ा लॉ है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, उसका सपोर्टर है। एनर्जी हमेशा कंजर्व रहती है। आज इसी बात को प्रूव करते हैं। देखने में नहीं लगता है, जो नेट इंटेंसिटी आती है I1 प्लस I2 प्लस 2 I1 I2, गलत हो रहा है, रूट लगाइए, बाहर cos फाई, ऐसा कुछ फार्मूला मिला था। I1 विद द इंटेंसिटी ऑफ फर्स्ट वेव, I1 इज डायरेक्टली एसोसिएटेड रिलेटेड विद एनर्जी। एनर्जी का ही पार्ट है। इंटेंसिटी का क्या डेफिनेशन है? इंटेंसिटी डेफिनेशन जरा सुना दीजिए। इंटेंसिटी डेफिनेशन, एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, एनर्जी पर यूनिट एरिया। ये आप यूनिट बता दीजिए जरा। इंटेंसिटी की यूनिट बताने जा रहे हैं भाई। इंटेंसिटी का? हाँ, इंटेंसिटी का वाट पर सेकेंड, वाट पर मीटर स्क्वायर। इन्होंने यूनिट सही बताया, वाट पर मीटर स्क्वायर। बैठिए। जूल पर मीटर स्क्वायर पर सेकंड, और जूल पर सेकंड का ही दूसरा नाम वाट होता है, पावर की तरह। चलिए, इंटेंसिटी एनर्जी का ही पार्ट है, एनर्जी की ही तरह है, उसी से जनरेट होता है। फर्स्ट की इंटेंसिटी I1, सेकंड की इंटेंसिटी I2, लेकिन नेट इंटेंसिटी ये तरक्की है, ये देश का विकास है। देख रहे हैं नहीं? ये एक्स्ट्रा पार्ट है। ये एक्स्ट्रा पार्ट क्या शो कर रहा है? यही इसी टर्म को बोलते हैं इंटरफेरेंस टर्म। क्या नाम है इसका? यही इंटरफियर करता है। यही जो पार्ट है, यही नेट इंटेंसिटी में फ्लक्चुएशन प्रोड्यूस करता है। नहीं तो ये तो कांस्टेंट ही था। यही कभी इंक्रीज कभी डिक्रीज कराता है। और इस इंटरफेरेंस टर्म में मेन जिम्मेदारी, पूरा दारोमदार कौन है? किसके सर पर ताज बंधेगा? यही फाई, फेज डिफरेंस। अगर फाई की वैल्यू 2n पाई है, जरा लैंग्वेज में बोलिए, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 2 पाई, या मान लीजिए 2n को समेट ले तो इवन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ खाली पाई। क्या बोलेंगे इसको? इवन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई, या केवल इंटीग्रल बोलना है तो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 2 पाई। ऐसा होने पर ये मैक्सिमम इंटेंसिटी प्रोड्यूस होगी। इस समय मैक्सिमम मिलेगा। लाइट का इंटरफेरेंस स्टडी कर रहे हैं तो चमकीली पट्टियाँ मिलेंगी। उस समय ब्राइट बैंड या ब्राइट फ्रिंज का फॉर्मेशन होगा। और यही फाई की वैल्यू अगर हो गई केवल और केवल नहीं, केवल कहाँ, ज़्यादा हुआ कि 2n-1 और इंटू पाई, तब इस समय क्या मिलेगा? मिनिमम। इसको जरा बोलिए लैंग्वेज में, इवन है कि आड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई, इवन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई। नहीं, इवन बोल दिए तो 2 इसमें यूज में आ गया। इवन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई, आड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई। अच्छा, खाली बोलना हो, एन को नाम लेना हो, एन का इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 2 पाई। चलिए, अच्छा, इसी से रिलेटेड जो काम फेज में 2 पाई करता है, वही पाथ में केवल और केवल लैम्डा करता है। अब उसी तरह से बोल दीजिए, यहाँ पर बोलिए पाथ डिफरेंस क्या लिख दें कंस्ट्रक्टिव के लिए? डेल्टा एक्स, या न हमने कहा भाई 2 पाई करो लैम्डा, तो लिख दीजिए, काम बन गया। बोलिए पाथ डिफरेंस क्या होगा डिस्ट्रक्टिव के लिए, डार्क फ्रिंज के फॉर्मेशन के लिए? इतना तो लिखिए ही भाई। पाई है लैम्डा बाई 2n-1 इंटू लैम्डा बाई 2। बातें खूब कई पेज पर सिमटी हुई, पूरी फैली हुई हैं, लेकिन उन सबको एकदम स्प्रिंग की तरह से श्रिंक करा के थोड़े में से सीख लिया हम लोगों ने। ये थीम है, ये पूरा कंक्लूजन है, इसको जानना जरूरी है। अब 1-2 हल्के सवाल कल की तरह आज भी हल्के क्वेश्चन लगाए जाएंगे, फिर आगे बढ़ा जाएगा। आज बहुत सी नई चीज़ें सीखेंगे हम लोग। चलिए, एक हल्का वाला प्रॉब्लम आपके लिए। इफ ratio of
intensities, if ratio of intensities of interfering waves be नाइन इज टू 49, 9:, संभलिएगा। आपकी बार पहला वाला स्मॉलर दे दिए है ना, लेकिन आपको सब्ट्रैक्ट करते समय बड़े वाले में से ही छोटे वाले सब्ट्रैक्ट करना है। जहाँ कहीं पर आर मिनिमम की बात आए तो ध्यान देना है आप। 9:49, तो ढेर सारी चीज़ें आप पता लगाइए, देन फाइंड आउट सब कुछ। सब कुछ में क्या क्या, एम्पलीट्यूड का रेशियो, मैक्सिमम और मिनिमम एम्पलीट्यूड का रेशियो, इंटेंसिटी का रेशियो पता ही है, मैक्सिमम और मिनिमम इंटेंसिटी का रेशियो, और लास्ट में कर लाइट इंटरफेरेंस है तो उम्मीद किया जा रहा है कि विजिबिलिटी भी बताएंगे। 4 क्वेश्चन बनेंगे हर बार, जान लीजिए, लिख भी दे रहे हैं। पहला फर्स्ट है आपके लिए रेशियो ऑफ amplitudes of interfering waves। सेकंड, इसकी लैंग्वेज की मीनिंग अगर समझ गए आप, लिटरल मीनिंग, तो काम बन जाएगा, कोई रोक नहीं पाएगा, वो समझना जरूरी है। रेशियो ऑफ maximum to the minimum amplitudes of किसका, इंटरफियरिंग का, रिजल्टेंट का। रिजल्टेंट माने आर मैक्स और आर मिनिमम। रिजल्टेंट वेव। थर्ड, रेशियो ऑफ मैक्सिमम टू द मिनिमम इंटेंसिटी ऑफ रिजल्टेंट वेव। एक ठोर बोल दीजिए, क्या बताएंगे, बता दीजिए, आप खुद से चाह रहे हैं तो बताइए, हम तो नहीं पूछते, हम तो 3 ही क्वेश्चन पूछते आपसे। जरा इसकी मीनिंग आप बताइए, क्या क्या कौन कौन सा लेटर पूछा गया है। पहला कौन सा लेटर पूछा गया भाई, ओह अच्छा, दूसरे में क्या पूछा गया है जी? अरे तब तो तेज हो रहे हैं भाई आप लोग, बहुत भर्राटेदार आगे निकल रहे हैं। अच्छा, तीसरे में क्या है? आई माइस भाई, उम्मीद है कुछ लोग सवाल भी लगा लिए, फटाफट पूछेंगे तो बताना पड़ेगी भी, जान लीजिए, खाली लगा कॉपी में नहीं रखना है, पूछने पर तभी बताइएगा। चलिए पूछें, बताइए पहले का जवाब। नहीं, वही इसमें रेशियो वही बताना है, कहीं सब्ट्रैक्शन की बात है तब अपना ऊपर नीचे कर दीजिए। 3 रेशियो 7, ठीक, कितना? 5:2, ठीक, कितना? अच्छा, मजा आ रहा है कि नहीं लगाने में, साफ बताइए।
और सब बातें छोड़िए, लगाने में अच्छा लग रहा है कि नहीं? क्योंकि चारों तरफ सब लोग बताने का प्रयास कर रहे हैं, इसका मतलब बातें खूब समझ में आ गई। हम भी लगा दे रहे हैं, हम आपको आइडियल सोल्यूशन पेश कर रहे हैं जल्दी से, जैसे आप लोग लगाए हैं जल्दी से, वैसे हम भी प्रयास कर रहे हैं एक तेज अच्छे बच्चों की तरह। लीजिए पहले तो लिख लीजिए क्या प्रोवाइडेड है। गिवन, आपको इंटेंसिटी का रेशियो दिया गया है और लोगों के लिए, बाकी लोग अगर ये बोर्ड के स्कॉलर जो 12th फाउंडेशन बैच के बच्चे हैं, है ना, ये बाहर कोई आदमी कहता है कि बताइए I1 कितना था, हम कतई नहीं कहेंगे 9, I2 कितना था, हम 49 नहीं बोलने का प्रयास करेंगे, है कि नहीं? लेकिन आप लोग कमरे में आप अपने हैं तो आप लोग उसका कह दे रहे हैं भाई चलिए ठीक कोई बात नहीं, फाइनल आंसर आता है तो लेके काम कर लीजिए आप। I1 कितना 9, I2 49 लेंगे तो कोई एतराज़ नहीं, फटाक से फटाफट काम कर डालिए आप, समझ गए? पहला क्या पूछा गया है जी, A/B। सिंस इंटेंसिटी का रेशियो कल ही देखा गया था एम्पलीट्यूड के रेशियो के स्क्वायर में आता है, बोलते क्यों नहीं? और अगर आज A/B की ज़रूरत पड़ जाए तो रूट लगाने से आप मत घबराइए, ऐसे रूट की छाँव में बैठाइए इसको, रूट ऑफ 9:49, तो 3/7 लिख दें चलेगा, या 3:7 लिख दीजिए, एक आंसर आ गया। पहला वाला सबका आया है कि नहीं? दूसरा सेकंड, अभी लास्ट में हम केवल आपसे विजिबिलिटी पूछा करेंगे, एक क्वेश्चन पूछ कर सबका निष्कर्ष निकाल लेंगे। ये वाला सही हो गया समझिए, सब रास्ते में आप सही चले होंगे। सबसे तगड़ा हाईएस्ट टर्म यही विजिबिलिटी ही है। चलिए अभी दूसरे पर आते हैं। सेकंड में है मैक्सिमम और मिनिमम एम्पलीट्यूड का रेशियो। क्या लिख दें? A+ और नीचे क्या लिखें? A-, बोलिए A कितना? 3+ और नीचे 3 डिफरेंस 7, ऊपर क्या लिखा जाए और नीचे क्या लिखा जाए? -4 मत लिखिएगा ना, डिफरेंस है ना, गैपिंग केवल ढूंढना है। डिफरेंस मतलब बड़े में छोटे को ही सब्ट्रैक्ट करना है। क्या बोलें, यही तो हमारा भी है, ये आप लोग बताए थे पहले, ठीक। अब तीसरा चौथा जरूर सही होगा आप लोगों का, अब मेहनत सफल होगी। देख रहे नहीं, आधे आधे लाइन का है। तीसरा, थर्ड वाले में क्या पूछा जा रहा है? जल्दी इसको बता देता। 25:2, ठीक। अरे R max R minimum निकाल ही लिए हैं, इसी के तो स्क्वायर करना है। इसका मतलब आप लोग तेज लगा रहे हैं, हमसे भी तेज, ठीक। 25:4 स्क्वायर करना है ना, 25 इसका स्क्वायर 4 ना। चलिए लास्ट वाला विजिबिलिटी बताइए तो, विजिबिलिटी क्या होती है? ये हुई अकेले लाइन लगाई, देखिए जगह कम है हमारे, ऊपर ऐड करना होता है, नहीं सब्ट्रैक्ट, ऊपर सब्ट्रैक्ट। I max, हम अपनी बात से कैसे मुँह कर सकते हैं भाई? हमने आपको जब एक बार सिखा दिया कि नहीं ऊपर I max मिनिमम सब्ट्रैक्ट करना, तो आप लोग याद कर लिए, और इतने लोग पूरी भीड़ में सबको याद है, तो हम कैसे बदल सकते हैं, है कि नहीं? लीजिए हम भी वही करते हैं, I max + I, वो जो पुरानी कहावत है, गुरु गुड़ ही रह गए और चेला छोटा हो गया। I max और I minimum 25 - और यहाँ 25 और प्लस क्या आया? 21/20। रेशियो में लेना है तो दो डाट ऐसे लगाते हुए दिखाते चले जाइए, सबको समझ में आया होगा, सबका फायदा हुआ इससे। अब एक क्वेश्चन आप लगाइएगा, हम थोड़ा इंतजार करेंगे। तैयार हैं? बोले, गलत मत होने दीजिएगा। लीजिए
आपके लिए तगड़ा सवाल। हम हल्का हल्का एकदम मुलायम टाइप लगाए हैं, आप थोड़ा मजबूत लगाइए। अच्छा, लैंग्वेज पढ़ के भी समझा करिए आप लोग। जैसे इंटरफियरिंग वेव है, जिसका मतलब अभी इंटरफेरेंस हुआ नहीं, वो दोनों वेव आ रही। इंटरफियरिंग वेव माने दो वेव आ रही, दोनों के बारे में बताया जा रहा है। इंटरफियर्ड वेव या रिजल्टेंट वेव माने जुड़ करके एक हो गया है, समझ पा रहे नहीं। इंटरफियरिंग वेव का एम्पलीट्यूड दिया गया तो इसका मतलब ए बी, इंटरफियरिंग वेव का इंटेंसिटी दिया गया तो इसका मतलब I1 I2, बोलिए। और फाइनल या रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड दिया गया तो इसका मतलब R, इंटेंसिटी दिया गया तो I, बोलिए। इस तरह समझना है। इफ रेशियो ऑफ इंटेंसिटी ऑफ interfering wave be alpha, then find out term visibility। लीजिए, दिख रहा होगा, करे सर ने बड़ी कृपा कर दिया, बड़ा छोटा क्वेश्चन दिया, ऐसा आपको लग रहा होगा। बोलिए, जरा दिखाइए, दिखाइए भाई, आप भी भाई देखें, जरा पकड़ाई भाई, कहाँ पर पकड़ाई भैया, पकड़ दीजिए। देखिए, आंसर हमको याद नहीं है, लेकिन प्रोसेस देखकर हम समझ सकते हैं। लीजिए, नीचे अल्फा स्क्वायर तो नहीं आएगा, देख लीजिए, अल्फा स्क्वायर आना चाहिए, सुधार करिए उसको। ठीक, बहुत बढ़िया, ठीक, अल्फा स्क्वायर आया है। क्योंकि काफ़ी लंबी कूद है ये, एकदम लॉन्ग जंप है, बहुत दूर से एकदम दौड़ते हुए जाएंगे तब ऐसे फ्लाई कर पाएंगे, लंबी उड़ान भरना है। देखा जाए, चलिए आइए। हाँ आइए, क्या प्रोवाइडेड है जी, I1 बाई कितना है I, तो यहाँ से आप I मैक्स निकालिए पहले। I मैक्स क्या होगा, I मैक्स क्या होता है, I मैक्स, या ऐसे कर लीजिए ना, बाई 1 कर दें। I मैक्स क्या होता है, रूट I1 प्लस रूट, अच्छा इतना बड़ा, अच्छा रास्ते में तो हम लोग इसका यूज किए ही नहीं, क्योंकि वहाँ पे R मैक्स R मिनिमम मिल जाता तो उसी से काम चला लेते थे। लेकिन ये भी तो याद रखना है आपको, ऐसा भी फार्मूला बताया गया है, I मिनिमम का ये वाला फार्मूला है कि नहीं, का हो इसको। आइए फटाफट वैल्यू रखिए अपनी सुविधा के लिए, जल्दी से रिजल्ट तक पहुँचने के लिए। I1 कितना बोले, अल्फा, I2 क्या ले लीजिए, तो ये हुआ रूट ऑफ अल्फा प्लस 1 का होल स्क्वायर, और यहाँ रूट ऑफ अल्फा, अब मान लीजिए 1 को रूट पे रखें तो फ्री हो जाएगा, -1 का होल स्क्वायर, कितना स्क्वायर नहीं आएगा। अच्छा बोलिए भाई, A बाई बी से निकाले हैं तभी आ जाएगा, A बाई बी से निकाले तो रूट अल्फा। अच्छा लीजिए, गलत मत मानिए, नहीं तो आंसर फर्क पड़ेगा, है कि नहीं। चलिए, तो I मैक्स ये हो गया, I मैक्स मतलब ये समझा जाएगा, I मिनिमम मतलब ये समझा जाएगा। तो बोलिए क्या लिखते हैं विजिबिलिटी, बोलिए बोलिए, अब बाई
चलिए ठीक है। अच्छा, ये सब ऐसे सवाल है ना जो और लोग डरा देते हैं, और आप लोग एकदम इंजॉय करके पूरा मौज में इसको लगा रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। पेन आपकी रुक नहीं रही, एकदम चल रही है। ठीक, चलिए, तमाम सपोर्ट हो रहे हैं। आंसर एकदम सही मानने के लिए हम तैयार होना पड़ेगा हमको। लीजिए, अल्फा रूट ऑफ अल्फा प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस रूट ऑफ अल्फा माइनस 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय, यही पूरी चीज़। हमारे हाथ बंधे हुए हैं, हमारे हाथ बंधे हैं किस चीज़ से? थोड़ा फास्ट ये नहीं चला सकते हैं चाक, नहीं तो हम भी खूब तेज कैलकुलेशन कर लेते। तब यहाँ होल स्क्वायर ओपन कर फटाफट रखते ही चले जाते, है ना। और जो लोग समझ रहे हैं जिससे कोई तकलीफ ना हो, हर स्टेप को लेकर दिखाना पड़ रहा है। हम आपके लिए आइडियल सोल्यूशन पेश कर रहे हैं। चलिए ठीक, देखिए विजिबिलिटी आ गई कितनी भाई? होल स्क्वायर बोलिए तो अल्फा प्लस 1 और प्लस 2 अल्फा, नहीं 2 अंडर रूट अल्फा। अच्छा, यहाँ इसका होल स्क्वायर बोलिए अल्फा, लेकिन माइनस साइन लगाते जाइए, प्लस 1 रहेगा लेकिन माइनस साइन लगाना है, और माइनस 2 रूट अल्फा लेकिन माइनस साइन लगाना है, प्लस 2 अंडर रूट अल्फा। चलेगा भाई? एकदम रिजल्ट करीब है। नीचे अल्फा प्लस 1 प्लस 2 रूट अल्फा, यहाँ अल्फा प्लस 1 माइनस 2 अंडर रूट अल्फा। ये पार्ट निपटारा हुआ। यहाँ अल्फा और 1 गायब हो जाएंगे, तो ऊपर बचेगा भैया 4 टाइम्स ऑफ, 4 आएगी जी। कैसे आप लोग बात कर रहे थे? अच्छा, नीचे अल्फा प्लस 1 दोबारा, ठीक भाई, ठीक भाई, मान लिया। v इक्वल टू कितना? 2 रूट अल्फा बाई अल्फा प्लस 1। दिस बी द फाइनल जवाब। ये कंप्लीट आंसर है आपका। अब आप लोग एकदम मास्टर हो गए हैं। यू ऑल आर बिकम्स अ मास्टर। मास्टराइन कोई वर्ड नहीं है, सब मास्टर ही है। डॉक्टर वर्ड होता है डॉक्टर ही वर्ड होता है, सबके लिए डॉक्टर है ना। डॉक्टर साहब कर सकते हैं, और जैसे मैडम जी हैं तो डॉक्टर साहिबा कहिए उनको, लेकिन डॉक्टराइन साहिबा नहीं, है ना। इन और आइन वर्ड केवल केमिस्ट्री में सूट करता है, डबल बॉन्ड वाले पर इन और ट्रिपल वाले पर आइन ना। लेकिन यहाँ गांव देहात में वकील वकीलाइन, मास्टर मास्टराइन, डॉक्टर वो चलने लगता है, इन आइन चलता है उसे। साहब के घर की जो औरतें हैं तो उनको साहबाइन कह देंगे। हटा दें इसको, हटा दें भाई। चलिए, आज बहुत ही मज़ेदार टॉपिक सीखना है हम लोगों को। थॉमस यंग का एक्सपेरिमेंट, थॉमस यंग का एक्सपेरिमेंट, हाँ यंग का डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, ठीक। YDSC, इसको आप लोग 12th में पढ़े हैं। YDSC, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। इंटरफेरेंस की जान है ना, इंटरफेरेंस की जान है YDSC, एकदम लीवर किडनी समझिए उसको। ये जो YDSC है, YDSC समझ में आ गया, पूरा इंटरफेरेंस आपकी पकड़ में है। तब नया वाला टॉपिक पढ़ेंगे हम लोग, डायफ्रैक्शन। डायफ्रैक्शन ऐसा टॉपिक है जिसमें एक कहावत, एक जो प्रोवर्ब है, मुहावरा, उसका खुलासा होता है। दीवारों के भी कान होते हैं, इट कैन बी एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ डायफ्रैक्शन।
ऐसी कहावत सुने हैं कि नहीं? दीवारों के भी कान होते हैं। ये किससे एक्सप्लेन करेंगे हम लोग? डायफ्रैक्शन से। दरवाज़ा पूरा खुला है और नॉर्मल बातचीत हो रही है, बाहर वाले नहीं सुन पाएंगे। और दरवाज़ा बंद कर दिए आप और विस्परिंग कर रहे हैं, देखिए 5 मई की शादी है, समय से आ जाइए, तो कहेंगे अरे इनके यहाँ शादी न्योता ऐसे अकेले छीन छीन करके दे रहे हैं, हमको कहे ही नहीं। देख रहे हैं नहीं? धीरे धीरे विस्परिंग करेंगे आप, फुसफुसाहट के साथ बोलेंगे, तब भी बाहर वाले इसे सुन लेंगे। ये है डायफ्रैक्शन। जो शार्प एज आता है, धारदार कोना किनारा आता है, वहाँ से वेव बेंट हो जाती है, मुड़ जाती है, मुड़ करके निकल जाएगी। ये डिस्पर्जन, वो डायफ्रैक्शन है। जैसे पानी पीने का आनंद सब लोग ऐसे मग्स लिए हैं, ग्लास पी लेते हैं, है ना। कुछ लोग गांव वाले जैसे बरहम पानी जा रहा था ऐसे ही डायरेक्ट ऐसे ले लेते हैं हल्का खरपतवार अगल बगल करके डायरेक्ट ऐसे पी लेते हैं। अच्छा, हम उसकी बात कर रहे हैं जैसे टुल्लू पंप से पानी निकल रहा है, टुल्लू पंप से पानी ऐसे निकल रहा है, पाइप आपने हाथ लिया ऐसे फोर्स से पानी जा रहा है, देख रहे हैं। कभी कभार दाएं बाएं देखते हैं, कोई गार्जियन नहीं दिखा तो पाइप ऐसे मुंह पास लगा के डायरेक्ट ऐसे पी लेते हैं। ऐसा किए हैं? ये नहीं किए होंगे, देखे होंगे। अच्छा, किए हैं अब क्या, उस समय आपको अपनी टंग से कुछ काम नहीं करना पड़ता है, उसको खींचना नहीं पड़ता है। नॉर्मली के मुंह लगाए, ऑटोमेटिक पेट भरता चला जाए, पेट भरता चला जाए, पानी आप ऑटोमेटिक पीते चले जाए। और जबकि ऊपर लगा रहे हैं, ये नहीं नीचे से लगा रहे हैं, है ना। वो डायफ्रैक्शन है, जो आपके ये लिप्स हैं, जो अपर्चर हैं, इससे जो वाटर था वो बेंड हो गया, मुड़ गया है। यही बेंडिंग फिना है डायफ्रैक्शन। आगे सीखेंगे, अभी हम लोग इंटरफेरेंस पे सीखा जाए। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। यंग्स डबल स्लिट इसको आप अगर जगह हो, पेन में स्याही हो, तो ऐसे जरूर लिखिएगा, ऐसे कोने में से टैग लगा लीजिए। ये एक तो कागज़ पे लिख, उसमें धागा बांध दीजिए, उसी टैग लगाना YDSC, YDSE, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। ये समझना है हम लोगों को। थॉमस यंग ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने पहली बार एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया, हाइगन के सपनों को साकार किया। हाइगन क्या बताते थे? लाइट है वेव नेचर। हाइगन क्या बताए? लाइट है वेव नेचर। तो वेव बिहेवियर इससे प्रूव होता है, लाइट के पास वेव वाला बिहेवियर होता है। बताने वाले थे हाइगन, और एक्सपेरिमेंटली डिमॉन्स्ट्रेट करने वाले, सचमुच में दिखाने वाले, प्रदर्शन करने वाले साइंटिस्ट थे थॉमस यंग। 1801 में पहली बार इन्होंने एक्सपेरिमेंटली दिखाया। हम आपको जरा समझा दें, थीम समझा दें तो पढ़ने मजा आएगा, नहीं तो ऐसी किताबी बातें हो जाएंगी। है क्या कुछ हम एक्सपेरिमेंट करके दिखा रहे हैं, आप समझिएगा, बताइएगा, समझ में आए जरूर बोलिएगा। ये पर्दा है, कर्टेन है, जरा सीन को समझिए। एक पर्दा और है, ये पर्दा है, देख रहे हैं? ये बड़ा वाला पर्दा है, खूब चद्दर उद्दर कपड़े का कुछ अपना टांग दिए हैं। ये स्क्रीन है, ये भी पर्दा है। इस पर्दे में 2 फाइन होल क्रिएट कर देते हैं, 2 होल ऐसे क्रिएट कर दें तो, और यहां पर कोई बल्ब जला दे। कहां पर? ठीक बीचों बीच, इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर, न इस होल के करीब न इस होल के करीब। जरा गौर कीजिए, अगर पूरा पर्दा रहता तो क्या इस सेकंड वाले स्क्रीन पर कोई लाइट आती? कोई लाइट नहीं, लाइट रुक जाती। अच्छा, 2 यहाँ पर फाइन होल क्रिएट कर दें, ऐसे 2 होल क्रिएट कर दें। होल क्या सही पूछिए तो स्लिट क्रिएट किया जाता है। स्लिट माने जानते हैं क्या है? स्लिट को कहते हैं झिर्री। क्या बोलते हैं? झिर्री। जैसे जो बटन लगा हुआ है शर्ट में, बटन, तो वो होल नहीं है, स्लिट है। जैसे लंबा से चीरा लगा हुआ है ना, तो लंबा से जो चीरा लगाते हैं उसको झिर्री बोलते हैं, स्लिट क्रिएट करते हैं। समझ पा रहे नहीं?
तो अभी हम ऐसे ही समझा दे रहे हैं। चलिए, दो फाइन ऐसे होल क्रिएट कर दिया हमने, तो बोलिए सेकंड स्क्रीन पर लाइट आएगी कि नहीं आएगी? चलिए भाई, हमने मान लिया आएगी। लेकिन एक बात तो बताइए आप अपनी सूझबूझ के हिसाब से कि इसका जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, ये जो डॉटेड लाइन हम बना रहे हैं, ये यहाँ पर ओ पॉइंट पर, स्क्रीन के ओ पॉइंट पर बताइए लाइट आएगी कि नहीं आएगी? नहीं आएगी, नहीं आएगी, नहीं आएगी। कई तरह से इसे जवाब आ रहे हैं। ले एकदम तोता के हो गए एकदम रट लिए एक के बाद को। फिर सुनिए, अच्छा रीजन क्या है नहीं बोलने का? आएगी कि नहीं आएगी भाई? बोलिए, बताइए, कोई और बोले, बोलिए, आएगी कि नहीं? रीजन समझिए, रीजन ये है क्योंकि शुरुआत में कोई धीरे से ऐसे कान में ऐसे फूंक दिया है मंत्र की तरह। देखिए, रे ऑफ लाइट जो प्रकाश होता है सीधी रेखा में चलता है, रास्ता साफ रहेगा तभी सीधे जाएगा, है कि नहीं? वो मुड़ता उड़ता नहीं, बड़े सख्त स्वभाव का है। रे ऑफ लाइट किस पाथ पे चलती है? स्ट्रेट पाथ। तो स्ट्रेट पाथ पे चलती है तो मिलाइए, स्केल रखिए, ये यहाँ आएगी कि नहीं? स्ट्रेट पाथ पे चलती थी, यहाँ से ऐसे मिलाइए, ऐसे यहाँ आएगी कि नहीं? और इसके बीच में जब ऑब्स्टेकल आपने रुकावट रख दिया है तो यहाँ पर तो आने का चांस नहीं लगता है हमको तो नहीं लगता आएगी। आपको बताइए, बोलिए। लेकिन हुआ क्या, सुनिए, हुआ क्या, यहाँ ब्राइट, यहाँ पर उजाला हो अंधेरा हो, इससे हमसे नहीं मतलब। बहुत अजीबोगरीब घटना हुई जो विश्वास नहीं होता, एकदम बिल्कुल एस्टोनिश्ड, एकदम खुली रह जाती हम लोगों की आँखें, एकदम सरप्राइज्ड हो जाते हैं हम। इस पॉइंट पर जहाँ हम लोगों की सीधी साधी सोच बताती कि यहाँ रुकावट है, यहाँ लाइट नहीं पहुँचना चाहिए था, बट इट इज़ आल्सो अ ब्राइट पॉइंट, यहाँ भी चमक होती है, यहाँ पर भी लाइट पहुँच जाती है। यही अजीबोगरीब घटना लाइट के वेव नेचर से डील होती है, जान लीजिए। यही लाइट का इंटरफेरेंस है, समझिए एक बात को। और जगह ब्राइट डार्क क्या होगा क्या नहीं उसको छोड़िए, जहाँ एकदम सेंट्रल पॉइंट एकदम ठीक इसके फ्रंट में जो रुकावट है वहाँ नहीं पहुँचना चाहिए था, लेकिन यहाँ पहुँच जाना ही ये लाइट के वेव बिहेवियर को प्रूव करता है। ये लाइट वेव के फार में चली होगी, वेव के फार में चलते चलते से लहराते हुए यहाँ पर आ गई हो, देख रहे हैं। और नहीं तो सीधे चलना किसकी प्रॉपर्टी है? पार्टिकल की। पार्टिकल की प्रॉपर्टी सीधे चलना, लेकिन उसको क्या पड़ी है मुड़ने की। और वेव में तो जर्किंग होती है, अप डाउन क्रेस्ट ट्रप ऐसे बनते हैं, वो पहुंच सकता है अपना वेव, समझ रहे नहीं? ये क्या प्रूव करता है? थॉमस यंग का एक्सपेरिमेंट क्या प्रूव करता है? लाइट है वेव नेचर की पार्टिकल नेचर। बाकी एक ठो और साइंटिस्ट थे, उनका नाम था, दो साइंटिस्ट थे, डेविसन एंड जर्मर। डेविसन एंड जर्मन नहीं, ऐसे कह रहे हैं जर्मर, डेविसन एंड जर्मर। वो प्रूव किए कि पार्टिकल के पास वेव नेचर होता है। किसके पास? पार्टिकल के पास वेव नेचर होता है। और यहाँ पर हम लोग लाइट के पास वेव नेचर प्रूव कर रहे हैं। चलिए, सीखा जाए, अब सीखने में मजा आएगा। लिखे, इन 1801 थॉमस यंग परफॉर्म an experiment which shows that, क्या शो करता है? कौन सा नेचर? लाइट है अच्छा, एक तो क्वेश्चन आया था, पहले बता दें। जैसे जो रे ऑप्टिक्स है कहाँ वैलिड होता है, कहाँ अप्लाई होता है?
कहाँ पर? हाँ, रे ऑप्टिक्स कहाँ अप्लाई होता है? जब ऑब्जेक्ट जिससे रे ऑफ लाइट टकराए, इंटरेक्ट करे, ऑब्जेक्ट की साइज वेवलेंथ से काफ़ी बड़ी हो, वेवलेंथ से काफ़ी बड़ी हो, मैक्सिमम हो उससे, तब वहाँ पर रे ऑप्टिक्स वैलिड है, वहीं पर सीमित उसका दायरा है। और वेव ऑप्टिक्स कहाँ अप्लाई होता है? जहाँ जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट या अपर्चर जिससे लाइट टकरा रही, इंटरेक्ट कर रही है, उस ऑब्जेक्ट या अपर्चर की साइज वेवलेंथ के इक्वल या उससे स्मॉलर हो। वेवलेंथ से बड़ा होगा ऑब्जेक्ट की साइज तो रे ऑप्टिक्स, और वेवलेंथ की साइज से अगर स्मॉलर होगा या उसके इक्विवेलेंट होगा तो वेव ऑप्टिक्स वैलिड होगा। which shows that light have wave nature, full stop. Experimental setup is shown below. इसका एक्सपेरिमेंटल सेटअप हम नीचे दिखा रहे हैं। नीचे क्या है, बगल में आइए। अब थोड़ा सही से फिगर बनाएंगे। हाँ, खाली समय में इसलिए ऐसा बना दे रहे हैं, बाकी कहाँ फुर्सत रहती है हम लोगों को। जान रहे हैं कैसे? एक्चुअली पर्दा वही है, जैसे केवल स्लिट ऐसे नहीं कट करते, पर्दा है इस तरह स्लिट नहीं करना है, एकदम प्लेन नहीं। जैसे ये इनइक्वलिटी वाला साइन है, ये वाला साइन जैसे फिट बैठ जाए इसमें, देख रहे हैं नहीं? माने ये इधर ऐसे रहेगा, इधर ऐसे, इस तरह से बड़ा करके से लेंस लगा दिखा दे रहे हैं, इस तरह वाला सीन बनाना है, देख रहे हैं? अच्छा, और कैसा लाइट सोर्स आपको जलाना है सामने? पॉइंट लाइट सोर्स। कैसा लाइट सोर्स? पॉइंट, एक नन्हा सा एलईडी बल्ब जलाइए, एलईडी बल्ब, पॉइंट लाइट सोर्स। अगर पॉइंट लाइट सोर्स नहीं है, नॉर्मल सीएफएल एलईडी ये सब चला रहे हैं, तो तब क्या करेंगे? तब उसके सामने एक ठो पर्दा और रखिए, तो उस पर्दे में एक ठो होल करिए, तो भले बड़ा बल्ब जले, लालटेन जले, मोमबत्ती जले, तो पर्दे में छोटा सोल करेंगे, एक पॉइंट लाइट सोर्स तब बन जाएगा वहाँ से आगे। समझ गए? अगर लाइट सोर्स आपका स्मॉलर है तो ठीक है, और बड़ा है तो एक पर्दा और लगाइए, उसमें सिंगल होल करिए ना। अब इसके ठीक फ्रंट में ये यहाँ पर दूर ये पर्दा है, स्क्रीन। इसी स्क्रीन पर हम लोग वो देखेंगे, पैटर्न पूरा मिलेगा ब्राइट और डार्क का। अब लाइट सोर्स है तो सिंगल ही, लेकिन पर्दे में इस सामने जो कर्टन लगा हुआ है, इसमें दो स्लिट क्रिएट कर दिया, दो ऐसे छिद्र ऐसे तैयार कर दिए, रेखा छिद्र, रेखा छिद्र बोलते हैं स्लिट को, झिर्री कहते हैं देहाती में। तो अब ये दो लाइट सोर्स की तरह काम करने लगा। यहाँ से लाइट गई, यहाँ से लाइट गई, देख रहे हैं? ये स्क्रीन का जो पॉइंट ओ है, ओ पर ब्राइट फ्रिंज बनेगी कि डार्क फ्रिंज बनेगी? उजाला होगा कि अंधेरा होगा? उजाला होगा। अंधेरा होना चाहिए था, हम लोग सीधी साधी सोच, लेकिन ऐसा हुआ नहीं भाई। आप मानेंगे किस बात को? थियरी को, प्रैक्टिकल को? प्रैक्टिकल को। तो प्रैक्टिकल किया गया, दो लाइट, दो ऐसे होल किया गया, वहाँ पर उजाला दिखा, तो मान रहे हैं, है कि नहीं? नहीं होना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, वो सब बातें अलग हैं। प्रैक्टिकली जो हो रहा है उस पर आप चर्चा करेंगे, है ना? घटनाओं को समझाने के लिए थ्योरी बनती है, पहले थ्योरी नहीं बनती कि ये थ्योरी है, इसके हिसाब से ये फिनोमेना होगी। समझ पा रहे नहीं? अब जरा सुनो, स्क्रीन पर कोई पॉइंट हमने सेलेक्ट किया, चलिए इसको बोल दिया पी है पॉइंट। अब पी पॉइंट पर, ओ पर पूछा जाए, ओ पॉइंट पर कौन सी लाइट पहले पहुंचेगी? S1 से लाइट पहले पहुंचेगी कि S2 से, कि दोनों सेम टाइम में पहुंचेंगी? सेम टाइम। टाइम का डिफरेंस होगा कि नहीं? और टाइम डिफरेंस नहीं तो
पाथ डिफरेंस नहीं, फेज डिफरेंस भी नहीं, क्योंकि सभी डिफरेंस एक दूसरे से अटैच में है। कैसे लिखे जाते हैं, ये देखिए, फेज डिफरेंस बाई 2 पाई, पाथ डिफरेंस बाई लैम्डा, टाइम डिफरेंस बाई टाइम पीरियड। सबका रिलेशन हमको याद है भाई। तो अगर डिफरेंस समाप्त हो गया टाइम डिफरेंस का तो बस ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, सब 0 0। चलिए फिलहाल ये चर्चा करने लायक नहीं है। तो कोई पूछे यहाँ पर फेज पाथ डिफरेंस नहीं है, पाथ डिफरेंस नहीं हो तो किस तरह की फ्रिंज बननी चाहिए? पाथ डिफरेंस भाई डेल्टा एक्स की वैल्यू अगर n लैम्डा होती है तो कौन सी फ्रिंज बनती है, ब्राइट की डार्क? ब्राइट। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कंडीशन है कि डिस्ट्रक्टिव? मैक्सिमा की मिनिमा, तब तो याद है आप लोग। अच्छा इसमें n क्या था याद है, वेयर n इज 0 1 2 3 4 और 0 रख दें तो डेल्टा एक्स कितना 0, तो 0 भी तो इसका पार्ट है, 0 हो सकता है ना, तो 0 आ रहा है तो कंस्ट्रक्टिव बनेगा। थ्योरी भी तो हम लोग कहने लगी, बोलिए। चलिए आइए आगे चलते हैं। ये यहाँ पर तो इस ओ पॉइंट पे छोड़िए, कोई जनरल पॉइंट लीजिए जिससे कैलकुलेशन करने में थोड़ा मज़ा आए। तो चलिए ऐसे यहाँ पर स्क्रीन पर कोई पॉइंट पी लिया, तो पी पॉइंट पर S1 से ये रेट चल रही है और इसी S2 से भी रेट चलेगी, पी पॉइंट पर S2 से भी रेट चलेगी पी पॉइंट पर। कोई आपसे पूछ ले तो आप क्या जवाब देंगे बताइए, जल्दी कौन पहुँचेगा, S1 से कि S2 से? S1 से। अच्छा आप बताइए यस से पी पॉइंट पर कौन जल्दी चलेगा? तो यस से भाई यहाँ से यहाँ तक तो डिस्टेंस सेम ही है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। S1 यस से S1 और यस से S2 सेम ही है, तो डिफरेंस आगे क्रिएट होती है। यहाँ से बोला करिए, बोलिए S1 से P जल्दी पहुँचेगा कि S2 से P पर? S1 से P जल्दी पहुँचेगा, इसमें टाइम ज़्यादा लगेगा। तो दोनों पाथ का टाइम सेम आएगा कि डिफरेंट? टाइम डिफरेंस हुआ तब तो सब डिफरेंस क्रिएट होना शुरू, पाथ डिफरेंस भी होगा, फेज डिफरेंस भी होगा, बोले। अब समझिएगा ये पी पॉइंट स्क्रीन पर है कहाँ? स्क्रीन पर चलिए हम बोल दे रहे हैं यहाँ है भाई, ये यहाँ पे। तो दोनों S1 S2 के बीच की पूरी गैपिंग को बोल दे रहे हैं D। क्या बोल दें? D। D क्या है? ये दोनों स्लिट के बीच की डिस्टेंस। और ये जो कैपिटल D देख रहे हैं ना, इसको तो आप बताएंगे किसकी डिस्टेंस है? स्क्रीन की। कहाँ से? जो स्लिट है उसके प्लेन से, इसके प्लेन से कहीं मेजर कर दी। डिस्टेंस ऑफ स्क्रीन फ्रॉम प्लेन ऑफ स्लिट्स, स्लिटों के जो प्लेन से डिस्टेंस। अच्छा ये डॉटेड वाली डिस्टेंस कितनी होगी? D ही है, यहाँ से यहाँ तक D ही है। चलिए S1 से हमने ऐसे परपेंडिकुलर ड्रा किया, परपेंडिकुलर ड्रा कर रहे हैं इस स्क्रीन पर, तो ये डिस्टेंस क्या होगी जरा मदद करिए तो। D लिख दें? D लिख दें? क्यों D लिखेंगे, D/2 लिखिए। ये पूरी डिस्टेंस D है, ये D/2, ये भी D/2 लिख दिया, यहाँ भी सही रहेगा। ये जो सेंट्रल पॉइंट है, सेंट्रल पॉइंट पर मैक्सिमा होगा कि मिनिमा? हाँ मैक्सिमा। तो सेंट्रल पॉइंट से या सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज से उस जनरल पॉइंट पर जो स्क्रीन पर पॉइंट P सिलेक्ट किया गया है, इसकी डिस्टेंस कितनी है जी? XN। कितना सेपरेशन है? XN। तो वही हम लोग निकालेंगे, ये XN की वैल्यू, पाथ डिफरेंस, फेज डिफरेंस, तमाम चीज़ें निकालनी है। फिगर बनाइए तो। ये फिगर अगर बनाते हुए समझ में आ गया और इसका डीलिंग समझ में आ गया तो क्वेश्चन सब एकदम धुआं हो जाएंगे, सब हल्का हो जाएगा। कहिए तो नेमिंग कर दें, इसका नाम A है, इसका नाम B। जो परपेंडिकुलर ड्राप की है S1 और S2 से, पर्दे पर पॉइंट A और B हो गया। इस फिगर के जरिए हम लोग सबसे पहला प्रयास है पाथ डिफरेंस निकालने का। पाथ डिफरेंस, पाथ डिफरेंस आ जाएगा तो P पॉइंट पर ब्राइट फ्रिंज बनेगी, चमकीली पट्टियाँ, कि डार्क फ्रिंज बनेगी, तब ये प्रयास करते हैं जानने का। अभी पाथ डिफरेंस निकालने वाले हैं।
लिखिए अकॉर्डिंग एज फिगर पाथ डिफरेंस between waves between light waves in path S1p and S2p होगा। क्या होगा? बड़ा कौन दिख रहा है जी? ग्रेटर कौन है? S2p, और ये आपके लिए S1p कम है। यही है पाथ डिफरेंस। भाई S2p काफी दूर है, S1p नजदीक है, तो पाथ डिफरेंस ये ना। और आएगा कैसे? पहले S1p S2p जैसे निकालना हो, चलिए S2p जैसे निकालें। S2p एक ट्रायंगल सेलेक्ट करिए, S2PB कैसा ट्रायंगल है? राइट एंगल ट्रायंगल। इसमें S2p हाइपोटेनस का रोल अदा कर रहा है, सबसे लंबा है हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस निकालने के लिए बेस की स्क्वायर और ये यहाँ से परपेंडिकुलर, बी से डिस्टेंस क्या होगी? पी की बता सकते हैं, xn प्लस dy/2। ए वाले पॉइंट से डिस्टेंस क्या होगी? xn माइनस dy/2 होगा। अब आप एक ट्रायंगल का सिलेक्शन करिए। हाँ ठीक, फाइनल रिजल्ट इन्होंने बोल दिया, xn इंटू dy/D। अभी हम भी सिखाते हैं, पूरा हाथ पाँव हिला के बता भी देंगे, एकदम एक ही बार में याद हो जाए। लिखिए इन ट्रायंगल S2BP V है, बोलिए S2P क्या होगा? S2P अंडर रूट लगा दीजिए, किसका? S2B का स्क्वायर, S2B का प्लस B से P तक। भाई पाइथागोरस लग रहा है कि नहीं? तो ये आ जाएगा आपके लिए S2P की वैल्यू। S2B तो देखे रहे हैं जी, कैपिटल D है, और ये कितना होगा? xn प्लस dy/2 का होल इसको चलेगा? बोले S2P लिख दे रहे हैं हम, D स्क्वायर बाहर ले रहे हैं, जानबूझ करके बाहर ले रहे हैं, कैपिटल D स्क्वायर बाहर ले, बाहर आते आते D, यहाँ क्या बचेगा? 1 प्लस D स्क्वायर था ही नहीं तो डिवीजन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1/D स्क्वायर और इंटू xn प्लस dy/2 का होल स्क्वायर होगा। भाई हमने D स्क्वायर कॉमन लिया, D स्क्वायर कॉमन लिया तो 1, D स्क्वायर यहाँ था ही नहीं तो 1/D स्क्वायर हो, और D स्क्वायर भाई कॉमन आते आते केवल D दिखा। बोले अब जरा समझिएगा, इस रूट को हटा दें तो S2P हो जाएगा आपके लिए कैपिटल D, और यहाँ 1 प्लस 1/D का स्क्वायर xn प्लस dy/2 का होल स्क्वायर। और होल पावर कहीं रूट के बदले 1/2 कर दें, हाफ पावर रेज करिए, तो यहाँ पर बाइनॉमियल एक्सपेंशन किया जाता है, बाइनॉमियल एक्सपेंशन, और हायर ऑर्डर टर्म को ड्रॉप कर देते हैं। एक्सपेंडिंग बाइनॉमियली एंड neglecting higher order terms। किस तरह? ये यहाँ समझा भी दे रहे हैं जिससे आपको दिक्कत ना हो। 1 प्लस x अगर होल पावर n है तो इसका आसान सा एक्सपेंशन है, यही n को कूदा दीजिए, बगल में कर दीजिए, 1 प्लस, बस इतने, काम हो गया। v है,
तो देखिए जरा, बस पैटर्न सेट होना चाहिए, 1 प्लस और बाकी चीज़ों की x बोलिए और पावर की n बोलिए, तो क्या कर देंगे, यही हाफ पावर यहाँ लेके आएंगे, नीचे 2 आ जाएगा, 1/2। क्या हुआ, S2P बन जाएगा। जरा ठीक ठाक बोलिएगा, सही सही। ये बड़े वाले ब्रैकेट में कितना भाई, 1 प्लस 1/2d² लिखना चलेगा। अच्छा, अब बगल में xn प्लस d/2 का होल स्क्वायर होगा कि नहीं, बताइए। डी की एंट्री करा दीजिए, डी की एंट्री कराएंगे तो डी की एंट्री कराएंगे तो एक डी कैंसिल, 1/2d होगा कि नहीं भाई, 1/2d, और यहाँ xn प्लस d/2 का होल स्क्वायर। दिस विद इक्वेशन नंबर 2। सिमिलरली इसी तरह बिना मेहनत के जरा फ्री में काम करिए तो सिमिलरली S1P कितने लोग बोलने के लिए तैयार है? S1P में क्या खास बात है? S1P निकालेंगे ना, फिर से ट्रायंगल सेलेक्ट करना होगा। कौन सा ट्रायंगल, हमारे पास फिगर नहीं, फिर भी बोल देने से हवा में, S1AP। देख लीजिए, मिलाइए, S1AP राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। अब वहाँ पर जब बेस तो कैपिटल D ही है, लेकिन परपेंडिकुलर कितना हो गया, xn माइनस d/2, बस थोड़ा सा ही फर्क आएगा। जो xn प्लस d/2 लिखे, यहाँ क्या कर देना है, माइनस। बाकी बाइनोमियल एक्सपेंशन सारी चीज़ें बिल्कुल वही रहेंगी। तो डायरेक्ट लिख दे रहे हैं भाई, d प्लस 1/2d, यहाँ भैया xn और माइनस d/2 का होल स्क्वायर। दिस विद इक्वेशन नंबर 3। चलेगा, बोलिए। अब ये सेकंड और थर्ड इक्वल इक्वेशन 1 में रखिए, पाथ रेफरेंस आ जाए। इस्तेमाल करिए इक्वेशन 1 और 2 का, यूजिंग इक्वेशन 2 एंड 3 इन इक्वेशन 1 वी है। कुछ फायदा मिलेगा जरूर। ये इधर का तो इरेज ही कर दें, हटा दें, पूरा हो गया है। चलिए, तो ये आ जाएगा डेल्टा x इक्वल टू कितना, सब्ट्रैक्ट करिए, थोड़ा हवा में जल्दी काम करिए, तो d में से d सब्ट्रैक्ट करें तो हट जाएगा। चलिए, अब 1/2d कॉमन हो गई, ये नहीं, ये भी हट जाएगा, 1/2d और ये वाला कॉमन हो जाएगा कि नहीं। फिर इस स्क्वायर वाले पार्ट में इस स्क्वायर वाले पार्ट को सब्ट्रैक्ट करना है, तो क्या मिलेगा, जल्दी बोलिए। 1/2d बाहर इंतजार कर रहा है, बड़े ब्रैकेट में xn प्लस d/2 का होल स्क्वायर माइनस xn माइनस d/2 का। समझ में आ रहा होगा, टफ बिल्कुल नहीं, बस कंसंट्रेशन लेवल आपका कैसा है उसी चेकिंग हो रही है। लगातार आप बोर्ड की तरफ 2 मिनट तक देख पाते हैं कि नहीं, यही चेक हो रहा है। बोलिए, क्या आ जाएगा यहाँ पर, 1/2d, इधर देखिए होल स्क्वायर करिए तो xn स्क्वायर प्लस d²/4 और प्लस xn इंटू डी करने चलेगा, खाली समझदार लोग बोलेंगे। चलिए अच्छा, ऐसा कहने पर जैसे अंदर वो होता कि लगता है हम कम समझदार हैं क्या, कहाँ हम पीछे नहीं बोलने में कुछ जैसे बातें अगर कोई कम बोलता हो इस तरह से कह दीजिए तो ज़बरदस्ती बोल के झगड़ा कर लेगा, बल्कि है कि नहीं, उसकी सारी चुप्पी खत्म। चलिए बोलिए, a² प्लस b² प्लस 2ab की तुम्हारी आएगी, और 2xn और इंटू d/2 करें, 2 का निपटारा, खाली इतने लिख रहे हैं तो कहाँ कोई दिक्कत है, कहाँ परेशान हो रहे हैं, समझ पा रहे हैं नहीं। यहाँ बोलिए माइनस xn का स्क्वायर, यहाँ बोलिए माइनस d²/4, और ये कितना, हाँ प्लस x इंटू डी होगा। और क्या कैंसिल हुआ क्या की बात कर रहे हैं, क्या बचा, खाली ये पूछिए। महाभारत की स्टोरी की तरह तमाम बड़े बड़े योद्धा महाभट्ट से मारे गए, धराशायी हुए। बचा हुआ मैटर क्या है जी, अरे विश्वास नहीं हो रहा भाई, भरोसा नहीं हो रहा आंखों पर, करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। क्या मिला, xn इंटू डी
बाई कैपिटल डी। देख लीजिए, फाइनल रिजल्ट पे आइए। अभी हमें याद न करा दें तो कहिए। अपने आप को कितना बड़े नंबर 1 समझते होंगे आप लोग कि हमको याद करवा दें, दिखाएं, हमसे बड़ा कोई नहीं है पक्का याद हो जाएगा। याद करवा दें? कितने लोग याद हो गया फार्मूला? विकट परिस्थितियों में जब आंधी तूफान की स्थिति आए, हवाएं एकदम नम हो, चारों तरफ एकदम शोरगुल वाला एकदम हाहाकार मचा हो, तब भी आप इस फार्मूले को बोल के सुना दें। क्या फार्मूला है? एक्शन इंटू डी बाई, हाथ की वेविंग देखिए, हाथ का हिलना डुलना कभी नहीं भूल पाएंगे आप। बना दें तो IDSC फिर से एक बार, इधर देखिए, हम तो जल्दी से बना लेते हैं। इधर देखिए, ये क्या है? स्लिट नंबर 1, ये स्लिट नंबर 2, इनके बीच की गैपिंग क्या है जी? डी। ये पूरी वाली गैपिंग क्या है? कैपिटल डी। और यहाँ सेंट्रल पॉइंट से इस पॉइंट पी पॉइंट डिस्टेंस क्या था? एक्शन। हाथ की वेविंग देखिए, इधर देखिए, ये क्या है? देख रहे हैं? नहीं, हाथ की वेविंग देख रहे हैं कैसे? एक्शन इंटू डी और बाई, देख लीजिए बाई क्या, बाई क्या? कैपिटल। समझ गए, फार्मूला याद हो गया होगा। एक्शन इंटू डी, एक्शन माने वहाँ वाला, फिर यहाँ वाला, फिर लंबा से डिवीजन करें पूरा बड़ा वाला, है कि नहीं? एक्शन इंटू डी बाई कैपिटल। नोट करिए, इसके कंधे पर 5 सितारा से कम लगा रहे हैं तो आप इसका मतलब अच्छे ज्वेलर नहीं है, अच्छे जौहरी नहीं है। हीरे मोती घास फूस में आपको पहचान नहीं। सोने की कोई बहुत जैसे क्वालिटी नहीं है सोने की, महंगा होने की वजह से उसकी डिमांड ज़्यादा है, महंगा होने की वजह से। बिना सोने के भी आप जी सकते हैं, लेकिन बिना सोने कैसे जी पाएंगे आप लोग? सोना बहुत ज़रूरी है, जीने के लिए सोना बहुत ज़रूरी है। जैसे कोई सोने का कोई ऑर्नामेंट ना पहने, चांदी का कोई ना पहने कुछ, तो क्या ऐसा होगा कि नहीं पेट गड़बड़ हो जाएगा, सर में दर्द रहेगा, है कि नहीं? या BP ऊपी बढ़ घट जाएगा, ऐसी कोई समस्या आती है क्या कि डॉक्टर बोले कि भाई 2 तोला सिकड़ी नहीं पहने, इसी वजह से हार्ट की बीमारी है आप, है कि नहीं? तब डॉक्टर दवाई के साथ साथ सिकड़ी भी बेचेगा। हमने बताया कल्चर पर डिपेंड करता है, जो कल्चर जो होता है, संस्कृति हम लोगों की, वो भौगोलिक वातावरण पर डिपेंड करती है। जैसे अगल बगल का इन्वायरमेंट होता है, उतने तक हम लोग फोकस कर पाते हैं, अपने वाली सबसे ऊंची वाली बात को भूल जाते हैं। आप खुद दैवी हैं, यू ऑल आर डिवाइन गॉड लाइक, ये बात भूल जाते हैं। कहने के लिए होता है, ईश्वर जो गॉड होता है ओमनी प्रेजेंट, ओमनीशिएंट एंड ओमनीपोटेंट। ओमनीशिएंट मीन्स सब कुछ जानता है, सर्वज्ञ है। ओमनीपोटेंट मीन्स ऑल पावरफुल, ऑल माइटी, सर्वशक्तिमान है। ओमनीप्रेजेंट मीन्स हर जगह मौजूद है। 3 वर्ड इस्तेमाल किए जाते हैं गॉड के लिए, ओमनीशिएंट सब कुछ जानता है, ओमनीपोटेंट सर्वशक्तिमान है, एंड ओमनी प्रेजेंट सब जगह मौजूद है। तो आप में भी है भगवान, है कि नहीं? आप भी गॉड लाइक हैं। स्वामी विवेकानंद जी एक अच्छे फिलासफर थे, बड़े दार्शनिक थे। उन्होंने अपनी एक कविता में लिखा है, सॉन्ग ऑफ फ्री, स्वतंत्रता के गीत में, लेट आइज ग्रो डीम, अंग्रेजी में लिखा है, हिंदी के लिए मत मोबाइए, लेट आइज ग्रो डीम, लेट हार्ट्स ग्रो फेंट। अगर आंखें धुंधली पड़ती हैं, कम दिखाई देता है, तो पढ़ने दीजिए। हृदय का पंपिंग रेट 60 से 72 बार से कम होता है, होने दीजिए, है ना? लेट क्लाटेड डार्कनेस ब्लॉक द वे,
अगर घना अंधेरा राह रोकता है तो होने दीजिए। लेट फ्रेंडशिप बी फेल्स एंड लव बिट्रे, अगर मित्रता विफल होती है, प्रेम झूठा पड़ता है तो होने दीजिए। इफ़ नेचर इज एंग्री फ्रॉन, अगर प्रकृति लाखों समस्याएं, तमाम विपदाएं ढाती है तो ढहाने दीजिए। स्टिल नो माई सोल यू आर डिवाइन, मार्च ऑन एंड ऑन टूवर्ड्स योर गोल, नाइदर लेफ्ट नार राइट बट टू द गोल, सीधे अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ती चल, मेरी आत्मा जान ले तू दैवी है, डिवाइन है। इतनी ऊंची बात कहा है विवेकानंद जी ने। किसी पर्टिकुलर प्लेस, किसी गॉड, इन सब चीज़ों के बारे में नहीं बताया। उन्होंने बताया कि भाई आप स्वयं दैवी हैं, अपने आप को जानिए। आप अपने पर फोकस करेंगे तो आप बढ़ते चले जाएंगे, अपने पर फोकस न करके दूसरे पर फोकस करेंगे तब आप पीछे हो जाएंगे। फोकस पीछे से ही कर पाते हैं लोग, आगे से कोई आगे आगे चलता रहेगा, ऐसे पीछे फोकस करके जाएगा तो गिर जाएगा मुँह पर। तो फोकस आप अपने पर करिए, दूसरे पर फोकस नहीं करना है, तब आप तेज निकलेंगे, एकदम आगे बढ़ते चले जाएंगे, पीछे कभी मुड़ना नहीं पड़ेगा आपको। जान लीजिए तमाम लोग ऐसे भाई तमाम जुगाड़ टेक्निक होती है कि मंगलवार को इनकी पूजा कीजिए, वहाँ ऐसे चढ़ाइए, वहाँ अगरबत्ती चढ़ाइए, ये लाल वाला धागा तरक्की कराएगा, काला वाला नज़र से बचाएगा, है कि नहीं। ये तमाम चीज़ें ऐसे लोग करते रहते हैं, लेकिन इन सब के चीज़ों में लोग अपने आप को भूल जाते हैं। अदर बात पर आप फोकस कर रहे हैं, और चीज़ों पर फोकस कर रहे हैं, जहाँ फोकसिंग करना वहाँ नहीं कर पाते हैं। और चीज़ों में विश्वास कर लेते हैं, इसलिए अपना वाला विश्वास कमज़ोर पड़ जाता है उनका। खुद आप सब कुछ कर सकते हैं, ये भूल जाते हैं। यू ऑल आर डिवाइन, आप सभी दैवी हैं। खूब पावरफुली, एकदम मजबूती के साथ वाक करना है आपको। चलिए, हर चीज़ें आप अटेंड कर सकते हैं, सब चीज़ें आपके लिए बनी हैं, लेकिन हाथ पे हाथ रख करके नहीं, थोड़ा हाथ पांव आपको चलाना पड़ेगा, मेहनत करना है। आइए सीखिए। हाँ, फिर से एक बार, डेल्टा एक्स की वैल्यू आती है यक्सियन, हाथ की इशारा देखिए, यहाँ क्या था पर्दे पर एक्सियन, और यहाँ स्लिटों के बीच में डी, और बाई नीचे कैपिटल डी था, यक्सियन डी बाई कैपिटल। चलिए अब हम लोग कुछ विशेष चीज़ें सीखते हैं। पहला केस, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस को और क्या बोल सकते हैं? केस ऑफ मैक्सिमा, इन केस ऑफ मैक्सिमा। और क्या बोल सकते हैं? इन केस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ब्राइट फ्रिंजेज, चमकीली चमकीली बैंड या पट्टियां बने तो क्या होगा? एक सीधा साधा नाम लिखा हमने कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए, यानी मैक्सिमा के लिए या लाइट का है तो ब्राइट फ्रिंज के लिए। इस केस में बोलिए क्या होता है? डेल्टा एक्स या लैम्डा, बहुत सही, वही कंडीशन केवल उठा के फट से रख देना है चुटकी भर में। और डेल्टा एक्स आज कितना आपने निकाला? एक्सएन डी बाई कैपिटल डी, ये हो गया आपके लिए एन इंटू लैम्डा। हमें एक्स एन में इंटरेस्ट है, माने स्क्रीन पर वो पॉइंट कहाँ पड़ेगा, सेंट्रल मैक्सिमा से, सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज की पोजीशन से ओ से कितनी दूरी पर है, एक्सएन चाहते हैं। तो कैपिटल डी इधर लाइए, एन लैम्डा इंटू कैपिटल डी बाई स्मॉल डी। ये यहाँ एन क्या है जी? वेयर, अरे एन तो बताया गया है, एन लैम्डा के केस में ना जीरो से स्टार्टिंग होती है, जीरो से, 0 1 2 3 4 सो ऑन, चलते चले जाइए ऐसा। फॉर एन इक्वल टू 0 क्या लिख दें? बोलिए, वी गेट क्या? पोजीशन ऑफ कौन सा? सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज, सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज।
सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज कहाँ पे बन रहा है जी? ओ पर, स्क्रीन के पॉइंट ओ पर। अच्छा, इसको जैसे अगला वाला बोल लें तब इसको बैक होकर समझाते हैं। फॉर n इक्वल टू 1, फिर देखिए, वी गेट पोजीशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, कौन सा? फर्स्ट ऑर्डर ब्राइट फ्रिंज। फॉर n इक्वल टू 2 क्या पा जाएंगे? वी गेट पोजीशन ऑफ कौन सा फ्रिंज? सेकंड ऑर्डर ब्राइट फ्रिंज। अब तो आगे बोल लेंगे, n इक्वल टू 5 के लिए क्या पा जाएंगे? पोजीशन ऑफ फिफ्थ ऑर्डर ब्राइट। n इक्वल टू 10 के लिए पोजीशन ऑफ 10th ऑर्डर ब्राइट फ्रिंज। मिलेगा कि नहीं सब? लेकिन जीरो के लिए हम लोग 0th ऑर्डर भी बोल सकते हैं, लेकिन ज़्यादा पॉपुलर वर्ड क्या है? सेंट्रल ब्राइट। जीरो के लिए एक नया नाम याद रखिए, सेंट्रल ब्राइट है ना, या सेंट्रल मैक्सिमा, और बाकी 1 2 के लिए जो नंबरिंग रहेगी वही वाला ऑर्डर। आसान है कि नहीं? दूसरा सीख लिया जाए, केस सेकंड। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। डिस्ट्रक्टिव बोले तो इन केस ऑफ मिनिमा का केस स्टडी करने चल रहे हैं, या फ्रिंज का देखें तो फ्रिंज कैसे दिखाई देंगे? डार्क फ्रिंजेस के केस में क्या होगा? पोजीशन कहाँ बनेगी? सेंट्रल ब्राइट यानी ओ पॉइंट से कितनी डिस्टेंस पर होगा? फिर से एक बार रिएक्शन निकालने वाले हैं, तो बोलिए पाथ डिफरेंस क्या होना चाहिए? ऑड इंटीग्रल मल्टीपल, और भी किसका? लैम्डा का कि लैम्डा/2 का? चलिए, ये सब आप की पहले वाली जानकारी है जो आज मदद कर रही है। डेल्टा एक्स क्या आता है? क्या आया था जी? एक्सन इंटू डी, और बाई कैपिटल डी। डेल्टा एक्स वैल्यू प्लेस कर दिए, विच इम्प्लाइज 2n-1 इंटू लैम्डा बाई, हमें देखिए भाई एक्सएन में इंटरेस्ट है, एक्सएन आ जाएगा आपके लिए 2n-1 इंटू लैम्डा, और डी इधर चला जाएगा, ऊपर मल्टीप्लाई हो, और नीचे आराम से लिखिए 2 स्मॉल डी। ऐसे समझ गए होंगे। यहाँ पर n क्या है जी? हाँ, 1 से स्टार्ट होता है, डार्क वाले में n से, और 1 से। n की वैल्यू नेचुरल नंबर होती है, 1 2 3 सो ऑन। अच्छा, n1 अगर लेते हैं तो क्या मिल जाएगा? कौन सी पोजीशन? फॉर n इक्वल टू 1 वी गेट पोजीशन ऑफ कौन सा? फर्स्ट ब्राइट की डार्क की हेडिंग है, फर्स्ट डार्क फ्रिंज। तब तो अगला वाला आप बता ही लेंगे। बोले n इक्वल टू 2 के लिए क्या मिलेगा? वी गेट पोजीशन ऑफ, हाँ, सेकंड डार्क फ्रिंज। n इक्वल टू 3 के लिए बोल दीजिए, वी गेट पोजीशन ऑफ थर्ड डार्क फ्रिंज। समझ गए? सारी बातें एकदम क्रिस्टल क्लियर हैं। थोड़ा धीरे धीरे ही, लेकिन सब बातों पर पकड़ हम लोग बनती चली जा रही है। चलिए, अब हेडिंग डालते हैं। फ्रिंज जो होती हैं, चमकीली वाली पट्टियाँ, पतली सी लाइन नहीं, बल्कि उनकी कुछ एक फाइन मोटाई होती है। अंधेरे वाली जो पट्टियाँ होंगी उसकी भी मोटाई होगी। तो दोनों में कौन ज़्यादा मोटी होती है? ब्राइट फ्रिंज ज़्यादा मोटी होती है कि डार्क वाली ज़्यादा मोटी होती है?
कौन ज़्यादा मोटी होती है? दोनों सेम विड्थ की होती हैं, ऐसे याद रखिए, दोनों की विड्थ सेम होती है, ब्राइट और डार्क में दोनों की विड्थ सेम होती है। अच्छा, जबकि पोजीशन में फ़र्क है, ब्राइट के लिए ये पोजीशन फार्मूला है, डार्क के लिए अभी हम लोग इरेज कर दें, डार्क के लिए शायद ये आया था यान लैम्डा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी, आया था कि नहीं? डार्क के लिए, सॉरी ब्राइट के लिए, ब्राइट के लिए पोजीशन, डार्क के लिए, लेकिन दोनों की पट्टियों की जो विड्थ होती है, मोटाई जो होती है वो सेम आती है। ये बड़ी आश्चर्य करने वाली बात है। निकाल लेते हैं मैथमेटिकली, एक बार अगर आ गया तो ठीक है, कोई आश्चर्य करने वाली बात नहीं रह जाएगी, सामान्य सी बात रहेगी, याद भी रहेगा हम लोगों को। तो विड्थ कितना आता है पहले बता दे रहे हैं, लैम्डा इंटू कैपिटल डी बाई स्मॉल डी। बड़ी मज़ेदार बात है। किसकी विड्थ है, ब्राइट की कि डार्क की? दोनों की है, फार बोथ। और किस फ्रिंज की विड्थ है, 5वीं फ्रिंज की 10वीं फ्रिंज की? कोई भी फ्रिंज, कोई भी फ्रिंज, क्योंकि इसमें आर्डर ऑफ फ्रिंज यन ही तो बताता है, चौथा फ्रिंज 5वां फ्रिंज, यन है ही नहीं, इसका मतलब सभी फ्रिंज, ऑल फ्रिंज, चाहे ब्राइट हो चाहे डार्क हो, चाहे फर्स्ट हो चाहे 10th हो चाहे 100th हो, जो भी है आर्डर से इंडिपेंडेंट है और टाइप से इंडिपेंडेंट है, फिक्स होता है, लैम्डा डी बाई कैपिटल। छोटी शेडिंग डालिए, फ्रिंज विड्थ W। अच्छा, एक चीज बताना है आप, जैसे पर्दा है, समझिएगा, सेंटर पर क्या बना जी? सेंटर पर क्या बना? ब्राइट, सेंटर पर O पॉइंट पर ब्राइट बना। कौन सा ब्राइट? एकदम सेंट्रल ब्राइट है, 0 कह दिया। ब्राइट के लिए B लिख रहे हैं, डार्क के लिए D लिखेंगे। अब फिर उसके बाद ये कौन सा ब्राइट है? पहला ब्राइट, ब्राइट 1 B1। ये कौन सा ब्राइट है? दूसरा ब्राइट। अच्छा, ब्राइट की पहचान कब होगी? जब उसके बीच में कोई अंधेरा रहे, तब न कहेंगे हाँ ये देखिए ये अंधेरा है, फिर ये दूसरा ब्राइट, अंधेरा फिर ये तीसरा ब्राइट, तब न कहेंगे। सब उजाला उजाला हो तब क्या कहेंगे उसमें? मैंने अंधेरे को उजाले के साथ कंपेयर करेंगे तब ना आप कहेंगे कि ये आ गया, ये आ गया। समझ पा रहे नहीं? तो इसके बीच में क्या है? डार्क है। इसके बीच में क्या है? डार्क है, सेकंड डार्क फ्रिंज। अब बताइए, इसके बाद थोड़ी दूर छोड़ करके फिर से कौन सा ब्राइट है जी? थर्ड ब्राइट। इसके बीच में B2 और B3 के बीच में क्या, कौन सी फ्रिंज बनेगी? अब हम पूछ रहे हैं, बताइए, जैसे हम कह रहे हैं, जरा समझ के बताइएगा, हमें सेकंड ब्राइट फ्रिंज की चौड़ाई चाहिए, तो सेकंड ब्राइट फ्रिंज किसके बीच में दबी पड़ी है? D2 और B3। दो डार्क फ्रिंज के बीच में ही तो ब्राइट बन रहा है। बात पकड़ पाए? चलिए, जैसे हम कहें हमें सेकंड डार्क की चौड़ाई चाहिए, D2 की चौड़ाई, तो किसके बीच? ब्राइट B2 वाला, ब्राइट B1 वाला, इन्हीं बीच में तो काला काला बन रहा है। ये बात है, समझने वाली बात है। यानी ब्राइट फ्रिंज की चौड़ाई अगर आप चाहते हैं तो दो लगातार कंसिक्यूटिव, दो सक्सेसिव, दो लगातार डार्क फ्रिंज की जो गैपिंग होगी, किस फ्रिंज की मोटाई होगी? ब्राइट। अगला, दो लगातार, दो क्रमागत, जिसको कंसिक्यूटिव बोल रहे हैं, दो क्रमागत, दो कंसिक्यूटिव ब्राइट फ्रिंज के बीच की गैपिंग क्या होगी? विड्थ ऑफ डार्क फ्रिंज। समझ गए कि नहीं? ये डेफिनेशन भी एकदम सेट। हम बोल रहे हैं, आप लोग लास्ट में केवल जैसे टेरी भर दीजिएगा, ऐसे पूरा कर दीजिएगा उसको। बोले थोड़ा सा आपसे काम करवाना है। सेपरेशन बिटवीन टू कंसिक्यूटिव डार्क फ्रिंजेज प्रोवाइड्स विड्थ ऑफ, सेपरेशन बिटवीन टू डार्क फ्रिंजेज प्रोवाइड्स। समझ गया कि नहीं? जो हम नाम लेंगे दो के बीच सेपरेशन, वो अगले वाले का, जैसे डार्क के बीच की गैपिंग ले रहे हैं लगातार, तो ब्राइट की चौड़ाई बता देंगे। समझ गया कि नहीं? लिखा जाए इस बात को। सेपरेशन बिटवीन
2 consecutive bright or dark fringes क्या प्रोवाइड करेगा? बोलिए तो। प्रोवाइड्स विड्थ ऑफ, पहले ब्राइट लिखे हैं, डार्क या ब्राइट। हम दो डिफिनेशन के एक साथ एकदम मैच करा देंगे। विड्थ ऑफ डार्क और ब्राइट फ्रिंज। समझ में तो आ ही रहा होगा। चलिए, तो यानी जैसे हम समझ गए हैं, अब पहला ऐसे दिखा दें, विड्थ ऑफ, चलिए डार्क फ्रिंज। डार्क फ्रिंज की मोटाई क्या होगी? तो W इक्वल टू क्या लिख दें? एक्सएन माइनस -1। जैसे तीसरे में से दूसरे को सब्ट्रैक्ट करना, पांचवें में से चौथे को सब्ट्रैक्ट करना, तो ऐसे लिख दिया एनवें में से एक कम वाले को सब्ट्रैक्ट करना। दो लगातार होगा कि नहीं? लेकिन एन क्या है? वेयर, यहाँ पे समझने वाली बात, बड़ी ऊंची बात है। इसको पहला क्वेश्चन बोलिए, नई हेडिंग है ये विड्थ। वेयर एक्सएन क्या, किसका लिखेंगे एक्सएन? डार्क फ्रिंज की जब चौड़ाई निकाल रहे हैं तो एक्सएन वाला फार्मूला किसके लिए? हाँ, ये ध्यान देने वाली बात है। एन लैम्डा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी लिखना है। अब कोई कह दे भैया तब एक्सएन -1 जरा बताइए, तो हमसे पूछ लीजिए, जहाँ एन है वहाँ पे n-1 रखते जाइए। n-1 इंटू लैम्डा इंटू डी बाई स्मॉल डी। दिस बी द क्वेश्चन नंबर 2। वैल्यू रखिए, using equation 2 in equation 1 we have, फायदा उठाइए भाई, W हो जाएगा विड्थ कितना? n लैम्डा कैपिटल डी बाई डी माइनस n-1 इंटू लैम्डा कैपिटल डी बाई डी। मैक्सिमम पॉसिबल टर्म को बाहर लीजिए भाई। लैम्डा डी बाई डी बाहर आएगा और क्या? अंदर n बचेगा और यहाँ क्या बचेगा? -n-1 बचेगा। चलेगा? और जब माइनस साइन ओपन करें तो n कैंसिल, +1 हो जाएगा, यानी पूरा ब्रैकेट +1 हो गया। क्या आया? लैम्डा कैपिटल डी बाई डी। बोले, और एक कैसा है ये? आर्डर पे डिपेंड कर रहा है कि आर्डर से फ्री है? आर्डर से फ्री, यानी फोर्थ डार्क, थर्ड डार्क, सेवेंथ डार्क, कौन सा डार्क है उससे फ्री है। ये सेंट्रल डार्क फ्रिंज भी होता है? नहीं, ऐसे बोलिए मत, कमरे के बाहर वाले लोग भी सुन लेंगे। सेंट्रल में केवल ब्राइट फ्रिंज का फॉर्मेशन होता है, सेंटर पे मैक्सिमा केवल बनता है। अगला वाला बोलिए, सेकेंड, विड्थ ऑफ ब्राइट फ्रिंजेस। ब्राइट फ्रिंज की अगर चौड़ाई अगर चाहते हैं आप, चमकीली पट्टियों की चौड़ाई, तो फार्मूला तो वही लिखना पड़ेगा, एक्सएन माइनस बोलिए। लेकिन एक्सएन की मीनिंग बदल गई। ब्राइट की आप विड्थ निकाल रहे हैं तो आपको डार्क वाला फार्मूला इस्तेमाल करना पड़ेगा। वेयर, जहां आज एक्सएन की मीनिंग क्या है जी? एक्सएन की मीनिंग क्या है? 2n माइनस और लैम्डा बाई 2d होता था भाई। पता नहीं कैसे बोलते हैं आप लोग। 2d था, नीचे 2d था कि नहीं? यहाँ n की वैल्यू n-1 रखिए, 2 इंटू n-1
और -1, तो ब्रैकेट तो बहुत है, कहाँ ब्रैकेट कमी है, दूसरा ब्रैकेट लगा लीजिए। हमने n प्लेस पर n-1 रखा, बाकी 2 बाहर है, और इंटू लैम्डा डी, और डिनोमिनेटर में क्या जी 2d। इसको आप 4th इक्वेशन बोलिए, 4 का यूज कर लीजिए 3 में, ना आए तो बताइएगा, नहीं तो मान लीजिए हमारी बात बिल्कुल वही आएगा। सब्ट्रैक्ट करें तो वही आएगा कि नहीं? Using equation 4 in equation 3 we have, क्या फायदा मिलने वाला है? W इक्वल टू लैम्डा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी। फिर से वही एक बार रिजल्ट आया, यानी क्या आप समझ गए? ब्राइट और डार्क का कोई चक्कर नहीं, काले गोरे का कोई भेद नहीं, सभी मनुष्य हैं, है कि नहीं? कोई डिफरेंस नहीं। ब्राइट और डार्क फ्रिंज सबकी विड्थ सेम होती है और आर्डर से इंडिपेंडेंट है। किस आर्डर के फ्रिंज के लिए बात करें, चाहे सेंट्रल की बात हो, चाहे फर्स्ट सेकंड थर्ड डार्क, चाहे फर्स्ट सेकंड थर्ड ब्राइट, सबकी विड्थ सेम होती है। हो गया जी? ऑब्वियसली width of bright and dark fringes are equal and independent of order of fringe। नोट करिए इस बात को। तो आप लोगों के लिए ज़्यादा छूट है, जो ब्रैकेट में डिब्बे में पैक किया गया है वो फार्मूला आपके लिए बहुत इफ़ेक्टिव है, उसको ज़रूर से ज़रूर याद कर लिया करिए। बीच के स्टेप याद हैं तो ठीक है, अच्छी बात है, टेक्निकल प्रॉब्लम नहीं छूटेंगे आपसे, लेकिन ब्रैकेट में जो फार्मूला बंद कर दें लास्ट में, उसको ज़रूर याद रखना है, एकदम दिमाग में बैठा लेना है। हेडिंग पढ़ लिया करिए, ब्रैकेट फार्मूला, हेडिंग पढ़ लिया करिए, ब्रैकेट फार्मूला। जैसे फार्मूला वगैरह रिवाइज करना है तो हेडिंग पढ़िए, फार्मूला वैसे लिख दिया करिए फट से, बस इतने तक काम करना है। काफ़ी लंबे समय से हम लोग स्टडी कर रहे हैं, पढ़ते पढ़ते हम लोग यहाँ चले आए एंगुलर फ्रिंज विड्थ पर। एंगुलर इसको बीटा से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एंगुलर फ्रिंज विड्थ बीटा। बीटा होता है बीटा के विड्थ, ये जो इसको इस विड्थ को, अब देखिए तब तक केवल हम लोग फ्रिंज विड्थ बोला करते थे, ये एंगुलर वर्ड लगाने से अब थोड़ा सा हम लोग नए टर्म पर आ रहे हैं, इसको अब लीनियर फ्रिंज विड्थ बोला करिएगा, हम ऐसे गाइड कर रहे हैं आपके लिए। जैसे पहले क्लास 9th में थे तो वी को बोलते थे वेलोसिटी, और जैसे ही 11th में एंट्री हुई तो एक ठो और चेहरा आ गया, तब इसको एंगुलर वेलोसिटी बोलने लगे, तब पुराने वाले का नाम रख दिए हम लोग लीनियर वेलोसिटी, है कि नहीं? तो वैसे अब तक जो विड्थ बोलते थे, कौन सी विड्थ है? ये सेंटीमीटर mm में चौड़ाई बताएगी, यानी वो लीनियर फ्रिंज विड्थ है, और ये रेडियन या डिग्री में चौड़ाई बताएगी, ये एंगुलर फ्रिंज विड्थ है। एंगुलर फ्रिंज विड्थ क्या है? जो पर्दे पर जो चौड़ी पट्टियाँ बन रही हैं, वो S1 S2 का जो सेंट्रल पॉइंट है, S1 S2 के बीच वाला पॉइंट, वहाँ पर मिलाया जाए तो कितना एंगल सबटेंड करेंगे, वही है। जिसका मतलब अप्रॉक्सीमेटली W बाई आर्क बाई डिस्टेंस वाला आर्क बाई रेडियस वाला फार्मूला, W बाई डिस्टेंस कितना? कैपिटल D, यही है। यानी
लीनियर फ्रिंज विड्थ और स्क्रीन से स्लिट के बीच की गैपिंग का रेशियो है। लिखिए बीटा इक्वल टू डब्ल्यू बाई कैपिटल डी, और डब्ल्यू की वैल्यू रख दीजिए तो यहाँ बीटा आ जाएगा आपके लिए। डब्ल्यू की वैल्यू क्या है? लैम्डा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी, ये डब्ल्यू है। और नीचे कैपिटल डी, डी का निपटारा हुआ, क्या आ गया? बस बहुत हल्का फर्क, ये हो गया। ये एंगुलर फ्रिंज विड्थ हो गया लैम्डा बाई डी। और एंगुलर फ्रिंज विड्थ की भी वही कहानी है, ब्राइट और डार्क दोनों के लिए सेम होना है, लैम्डा बाई डी। एक खास बात, एक चीज़ और ऐसे ऑप्शन पूछा जाता है, इंटरफेरेंस दो तरीके से प्रोड्यूस करते हैं। इंटरफेरेंस के लिए कितने लाइट सोर्स होने चाहिए? दो। कितने लाइट सोर्स? S1 S2 दो सोर्स होने चाहिए, लेकिन वो दोनों लाइट सोर्स इंडिविजुअल अलग अलग नहीं होने चाहिए, दो बल्ब जला के नहीं लेने चाहिए, एक सिंगल सोर्स से वो डेवलप किए जाने चाहिए। खास बात, एक ही जगह से ओरिजिनेट होने चाहिए, नहीं तो दो बल्ब ले लेते हैं हम लोग, जो S1 S2 है, एक ठो वहाँ बल्ब एक ठो यहाँ बल्ब जला देते हैं। तो दो इंडिविजुअल जो लाइट सोर्स होते हैं, इस बात को ऐसे सुने रही, काम देगा। टू इंडिविजुअल लाइट सोर्सेस कैन नॉट प्रोड्यूस इंटरफेरेंस। दो इंडिविजुअल लाइट सोर्स जो होते हैं कभी भी इंटरफेरेंस प्रोड्यूस नहीं कर सकते। कोई पूछे क्यों, तो आप कह दीजिएगा उनके बीच में कोहेरेंस नहीं होता है। कोहेरेंस तो नया नया वर्ड आ रहा है। कोहेरेंस होता है कांस्टेंट फेज डिफरेंस। कोहेरेंस मीन्स कांस्टेंट फेज डिफरेंस, और यही नहीं होता है। तो कांस्टेंट फेज डिफरेंस होना चाहिए। ये फेज डिफरेंस क्या है? फेज तो जानते हैं, तो फेज डिफरेंस भी पता होगा कि खाली याद नहीं आ रहा आपको। इधर देखिए, ए साइन ओमेगा टी y2 इक्वल टू बी साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 4। बताइए दोनों के बीच में फेज डिफरेंस क्या है? यही फाई है फेज डिफरेंस। अब ये 5/4 टाइम पे डिपेंड कर रहा है कि टाइम से फ्री है? टाइम से फ्री है। कहाँ टाइम पे डिपेंड कर रहा है? किस आँख से देख रहे हैं? टाइम यहाँ है कि नहीं? टाइम नहीं है, हम लोग पढ़ लिख के घर निकलना है कि नहीं? यहाँ भी टाइम नहीं है। टाइम यहाँ है नहीं, पोजीशन है नहीं, टाइम या पोजीशन ही बदलता है। अबे समय किसी बांधे नहीं बंधेगा, समय चलता रहता है। हमारा वाला स्टेटमेंट टाइम नेवर बैक ट्रेस। बोलिए, तो समय यहाँ है ही नहीं, तो फिर काहे को वेरिएबल? तब तो कांस्टेंट हुआ। अच्छा, इन दोनों वेव के बीच में बताइए कितना है फेज डिफरेंस? है ही नहीं। दोनों सेम फेज हैं तो फेज डिफरेंस काहे का? जीरो। तो कोहेरेंट लाइट सोर्स किसको बोलते हैं? कोहेरेंट लाइट सोर्स ऐसे लाइट सोर्स जिनके बीच में फेज डिफरेंस या तो हो ही न करे, या तो हो तो ठीक ठाक कायदे से रहे, बदले न बार बार। है कि नहीं? समझ रहे नहीं? कुछ लोग ऐसे बच्चों के लिए स्टेटमेंट जारी करते हैं, ठीक ठाक से बच्चे रहें तो रहें, नहीं तो कायदे से अपना किताब कापी खोल पढ़े लिखे। चलिए देखिए, तो कोहेरेंट लाइट सोर्स क्या है? टू लाइट सोर्सेस इन विच there is no any phase difference are having constant phase difference known as coherent light source। क्या बोलते हैं? coherent light source। तो कोहेरेंट होना चाहिए, और जबकि दो अलग अलग लाइट सोर्स लेते हैं तो कोहेरेंसी खत्म हो जाती है, कोहेरेंसी उनके बीच की समाप्त हो जाती है, इनकोहेरेंट होते हैं। तो सीधी सी बात, YDSC को क्या दो अलग अलग लाइट सोर्स लेकर के एक्सपेरिमेंट आप फिर से परफॉर्म कर सकते हैं? तो आप कभी हम तो नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि वहाँ पर कोहेरेंट लाइट सोर्स नहीं मिलते हैं, है ना? दोनों के बीच कोहेरेंस नहीं होता है, फेज डिफरेंस वेरी करता रहता है। हाँ,
हाँ नहीं, इंटेंसिटी अलग चीज़ है। जैसे दोनों बल्ब सेम लाइट प्रोड्यूस करते हैं तो उससे कोई मतलब नहीं है ना। वो लाइट डेवलप करना अलग चीज़ है। फेज डिफरेंस क्या है आपको समझा दें। फेज डिफरेंस का मतलब ये होता है, जैसे हम ऐसे समझाते हैं, जैसे किसी टाइम पर एक वेव ऐसे चल रही है और दूसरी वेव भी इसी को ऐसे रिपीट करके चले। मान लीजिए एम्पलीट्यूड छोटा बड़ा है, घट बढ़ है, थोड़ा नीचे नीचे चले, झुक करके चले ऐसे, देख रहे नहीं। तो दोनों वेव में कैसा है, सेम फेज डिफरेंस। या दोनों वेव इस समय कैसा फेज डिफरेंस, नो फेज डिफरेंस, सेम फेज में है दोनों, फेज डिफरेंस नहीं। एक वेव ऐसे चल रही है और एक वेव ऊपर से, जब ये जीरो था तब ये, जब मैं था तब हरी नहीं, जब हरी है मैं ना है ना। जब ये जीरो पर थी मैक्सिमम पर, और जब मैक्सिमम होती ये जीरो है ना। तो ये सेम फेज में नहीं है। सेम फेज का मतलब होता है, सेम फेज का सही मतलब होता है सुबह सुबह उठना, आँख का खुलना, फिर साथ साथ ऐसे मंजन करना, फिर साथ साथ चाय पीना, दिस बी द सेम फेज। सेम फेज की मीनिंग है जैसे कोई बड़े लोग हैं और उनके घर में एक छोटा नन्हा वाला बच्चा है, तो जैसे पापा जग रहे हैं, पापा कह रहे हैं अरे भाई 8 बज गया है तो उठिए जगिए, तो वह अपना नीचे से कह रहा है 8 बज गया जगिए, है कि नहीं। फिर पापा अपना ऐसे मंजन कर रहे हैं, ऐसे ऐसे कर रहे हैं, तो वह अपना बैठ के ऐसे ऐसे कर रहे हैं, है कि नहीं। एकदम कॉपी करे, एकदम साथ साथ जगना, साथ साथ मंजन करना, साथ साथ चाय पीना, दिस विद द सेम फेज, सेम फेज वाला एक्शन है ना। अब पता लगा पापा जग रहे हैं, कह रहे हैं अरे 8 बज गया जगिए, तो कह रहा कि बस चद्दर के अंदर पहुंच जाए, कहेगा अभी हम खर्राटा लेंगे, तो ये अपोजिट फेज हो गया। समझ पा रहे नहीं। तो सेम फेज की मीनिंग है कि दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट, मैक्सिमाइज होने वाला पॉइंट, मिनिमाइज होने वाला पॉइंट सब सिमिलर हो, भले ही एकदम मैच न करे, उनके एम्पलीट्यूड में गैपिंग है तो अप डाउन रहे, लेकिन स्टार्टिंग वाला पॉइंट सबका सेम है। स्टार्टिंग पॉइंट सेम नहीं तो सेम फेज नहीं। चलिए, यहाँ पर सेम फेज के अलावा कांस्टेंट फेज की भी बात किया जा रहा है। कोहेरेंट सोर्स क्या है, हैविंग नो फेज डिफरेंस आर कांस्टेंट फेज डिफरेंस। या तो फेज डिफरेंस हो भाई न करे, या तो हो तो कभी बदले न रास्ते में। एक चीज़ लिखते हैं, बहुत मज़ेदार चीज़ है, फ्री में इसको आप पाएंगे। कंडीशन फॉर गुड इंटरफेरेंस, अच्छा इंटरफेरेंस होने की शर्त बताइए। गुड इंटरफेरेंस, या कभी कभार ऐसे लिख देता है सस्टेन्ड, सस्टेन्ड जो बीच बीच की फुटकरिया बातें हैं उन्हीं को बांध देंगे। सस्टेन्ड इंटरफेरेंस या गुड इंटरफेरेंस की कंडीशन। सुनिएगा, अच्छा इंटरफेरेंस किसको मानेंगे, जिसमें पट्टियां चौड़ी चौड़ी दिखाई दें, एकदम पतली पतली दिखाई दें। ला, टोन भी समझ के नहीं जवाब दे पाते हैं। अच्छा गुड इंटरफेरेंस किसको समझेंगे आप, जिसमें पट्टियां चौड़ी चौड़ी हों, एकदम पतली पतली हो, चौड़ी चौड़ी, तो गुड इंटरफेरेंस। टोन से समझा करिए, क्या जवाब हम चाहते हैं उसको दिया करिए। चलिए, तो गुड इंटरफेरेंस के लिए विड्थ चौड़ी होनी चाहिए, फ्रिंज विड्थ, सॉरी विड्थ मतलब विड्थ की वैल्यू हायर होनी चाहिए, फ्रिंज विड्थ ज़्यादा हो। और विड्थ ज़्यादा होने का तरीका थोड़ा यहाँ किनारे लिखिए, यहाँ भीड़ भाड़ से दूर हटाइए, तब समझा जाए, दिमाग लगे। बोलिए डब्लू मैक्सिमम होने के लिए क्या तरीका, कैपिटल डी बड़ा, कैपिटल डी और कैपिटल हो जाए, है कि नहीं। और स्मॉल डी और स्मॉल तो है ही, भगवान ने छोटा किया और एकदम, है कि नहीं, यही समझ गए। तो अच्छा फ्रिंज विड्थ, चौड़ी चौड़ी पट्टियाँ पाने के लिए क्या तरीका, कैपिटल डी को और कैपिटलाइज करिए, स्मॉल डी को और मिनिमाइज करिए, है कि नहीं। यानी स्क्रीन की विड्थ जो स्लिट है, S1 S2 जो स्लिट है, पट्टियाँ झिर्रियाँ, उन स्लिट से स्क्रीन की गैपिंग फार अवे होनी चाहिए, काफ़ी दूर होनी चाहिए। और स्मॉल डी क्या है जी, अरे स्मॉल डी हमसे पूछ लीजिए, स्लिट के बीच की डिस्टेंस, S1 S2 के बीच की सेपरेशन है, वो कम होनी चाहिए। यानी अब एक्सपेरिमेंट पर चर्चा कर रहे हैं, कैसे करना चाहिए, मनमानी नहीं कि पता लगा दरवाजा है 2 जगह ऐसे मारी, उससे बस कट जाए, 2 पल्ला हटा के निकाली, उतनी मोटी मोटी नहीं,
है ना। पर्दा होना चाहिए, बहुत बारीक बारीक छिद्र करना चाहिए और दोनों छिद्र पास पास होने चाहिए। ध्यान समझिएगा। तो क्या होना चाहिए, दोनों स्लिट के बीच की गैपिंग कम हो और स्क्रीन की प्लेन ऑफ स्लिट से डिस्टेंस ज़्यादा हो, तब अच्छा वाला इंटरफेरेंस बनेगा। 2 सॉलिड कंडीशन हमने बता दी है। और कुछ फर्जी चीज़ें जो दिमाग में केवल बैठाना, आपको काम चलाना है कि जो इंटरफेरेंस के लिए एक तरह की लाइट इस्तेमाल करनी चाहिए। एक को बोलते हैं मोनो, कलर को बोलते हैं क्रोम। कैसी लाइट इस्तेमाल करना चाहिए, मोनोक्रोमेटिक की पॉलीक्रोमेटिक कि बाईक्रोमेटिक? अरे मोनो पे फिक्स हो गए हम लोग, कहाँ है बाई हुई और ऑप्शन दे रहे हैं। किस तरह की लाइट, मोनोक्रोमेटिक लाइट का इस्तेमाल करना चाहिए। एक वर्णी प्रकाश, एक कलर की लाइट होनी चाहिए। और ख़ास बात फेज डिफरेंस वैरी करे कि कांस्टेंट हो, यानी कोहेरेंट सोर्स लेना चाहिए कि इनकोहेरेंट सोर्स। स्क्रीन की डिस्टेंस फारवे हो कि क्लोजर हो, स्लिट के बीच की गैपिंग क्लोजर हो कि फारदर हो, बोले। और स्लिट कितनी बड़ी बड़ी, झिर्रियाँ कैसी होनी चाहिए, बहुत पतली पतली छोटी छोटी। नैरो हो कि वाइडर हो, नैरो माने 2 क्वालिटी इसमें बता रहे हैं भाई, इस बात को समझिए। जैसे ये बताइए, ये समझिएगा, ये डी की वैल्यू है, ये S1 है और ये S2। अगला वाला फिगर बड़ा बड़ा एकदम बिलभुक्का कर दिएगा। ये डी है, दोनों डी सेम है, देख रहे हैं नहीं, लेकिन इसमें S1 ये पूरा हाथ चला जाए, ये S2 इसमें पूरे 4 व्हीलर चली जाए, है कि नहीं। तो इसमें क्या गड़बड़ी हो गई, दोनों में क्या डिफरेंस है, दोनों के बीच की जो गैपिंग है वो डिफरेंट है कि जो स्लिट है वो नैरो वाइडर हो गया। यहाँ नैरो था, यहाँ वाइडर हो गया, यहाँ नैरो था, यहाँ वाइडर हो गया। तो ये वाला नहीं चल पाएगा। माने डिस्टेंस तो कम होना ही चाहिए, साथ ही साथ उनकी जो ईच स्लिट की जो विड्थ है वो नैरो होनी चाहिए, एकदम सकरी होनी चाहिए। समझ गए। अब पूरी बातों को एकदम सिस्टमेटिक एकदम बांध रहे हैं, जरा सुना रहे हैं, देखते कट याद करते हैं। सुनाए। देयर आर 6 कंडीशन फॉर सस्टेन्ड इंटरफेरेंस आर गुड इंटरफेरेंस। बेहतरीन तरीके से रुका हुआ पैटर्न आप पाएँ स्क्रीन पर, अच्छा वाला पैटर्न देख पाएँ, इसके लिए कुल कितनी कंडीशन है, 6 ठो हैं, घटे बढ़ेगा तो 1 ठो अप डाउन कर लिया जाएगा। पहला है, कुछ मन में सोच रहे हैं, फिर उसके बाद में हम वैसे मुँह से ऐसे नई नई बातें निकाल रहे हैं, मन में सोचने दीजिए। हाँ सोच लिए। लाइट सोर्सेस मस्ट बी कोहेरेंट, लाइट सोर्सेस मस्ट बी, पहली वाली प्रॉपर्टी मैंने बता दी, लाइट सोर्सेस मस्ट बी कोहेरेंट। कोहेरेंट बोले तो देयर शुड बी नो एनी फेज डिफरेंस आर हैविंग कांस्टेंट फेज डिफरेंस। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है जी, मोनोक्रोमेटिक। हाँ, लाइट सोर्सेस मस्ट बी मोनोक्रोमेटिक, एक ही कलर की होनी चाहिए, मोनोक्रोमेटिक, मोनोक्रोमेटिक। और लाइट सोर्सेस मस्ट बी इक्वली ब्राइट, क्या, इक्वली ब्राइट। इक्वली में ई छोटे से लिखे, लेकिन ब्राइट देखिए कैसे लिख रहे हैं। अच्छा, इसका मतलब कोई ट्रिक है अंदर, इक्वली ब्राइट। और स्लिट शुड बी क्लोजर, स्लिट क्या होना चाहिए, स्लिट्स शुड बी क्लोजर, क्लोजर, क्लोजर माने पास पास होनी चाहिए। क्लोजर मतलब क्या, कम बोला आपने, डी की स्मॉल डी की कैपिटल डी, स्मॉल डी, स्लिट के बीच की गैपिंग कम हो। और स्लिट कैसे होने चाहिए, नैरो होने चाहिए। स्लिट शुड बी NARROW, नैरो, नैरो मीन सकरा। और स्क्रीन शुड बी फार अवे, फार FAR लिख रहे हैं, फार अवे, फार मोनोक्रोमेटिक हो, सॉरी कोहेरेंट हो, मोनोक्रोमेटिक हो, इक्वली ब्राइट हो, क्लोजर होना चाहिए, नैरो होना चाहिए स्लिट को, और पर्दा दूर टांगना चाहिए। देख रहे हैं, ये 6 कंडीशन है। 6 कंडीशन को याद करने के लिए आप मुख्यमंत्री जी को न्योता दीजिए शाम पर बट्टी चोखा के लिए, है कि नहीं।
क्या उम्मीद करते हो बट्टी चोखा खाने आ जाएंगे? नहीं भाई, करंटली नॉट अवेलेबल है ना। बहुत व्यस्त आदमी, उनकी दिनचर्या रूटीन बड़ी टेढ़ी मेढ़ी, वो नहीं आ पाए। बस वही चीज़ को हम कहने जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। चीफ मिनिस्टर बिजी, करंटली नॉट अवेलेबल। चीफ मिनिस्टर बिजी, करंटली नॉट अवेलेबल। चीफ से कोहेरेंट, मिनिस्टर से मोनोक्रोमेटिक, बिजी से ब्राइट, करंटली से क्लोजर, और नॉट से नैरो, और अवेलेबल से अभी। याद रहेगा क्या ट्रिक है गुड इंटरफेरेंस या सस्टेंड के लिए? चीफ मिनिस्टर बिजी, करंटली नॉट अवेलेबल। अच्छा, हो सकता है यही याद हो जाए, इसका एक लेटर वाली मीनिंग आप भूल जाए। कभी कभार यही होता है, जैसे पहाड़ा बच्चे बोल याद कर लेते हैं, उसका टोन धुन याद कर लेते हैं, बोल भूल जाते हैं क्या बोल। हमें तो याद हो गया, चीफ मिनिस्टर बिजी, करंटली नॉट। सी से कोहेरेंट, एम से मोनोक्रोमेटिक, और बी से इक्विलिब्राइट, और सी से क्लोजर, और नैरो नॉट अवेलेबल। नैरो होना चाहिए, और फार लिखवा दे, याद तो हो ही गया। हल्का स्पेन चला लीजिए, पक्का हो। लिखिए, यही है। देखिए, ठंडी के मौसम ऐसे ही होता है। इतना समय हो गया, ऐसा लग रहा है जैसे 30-35 मिनट पड़ते हुआ है, पता ही नहीं लग रहा है। और यही धूप होती तब तो भाई बीच बीच में नहीं कुछ भोजन तो पानी तो चाहिए ही चाहिए, है कि नहीं? इस समय देखिए, यही अच्छा, पढ़ने में हम लोग मन भी खूब लगा है ना, इसलिए और नहीं पता लग रहा है। तो वैसे भी एक बात जान लीजिए, भूख, प्यास, नींद, एवरीथिंग आर फीलिंग फिनोमेना, सब कुछ महसूस करने की बातें है कि नहीं? अभी जैसे कोई खा रहा हो, बड़ा मुंह बाग, बड़ा पाव खा रहा हो, है ना, बड़ा पाव खा रहा हो, खूब ऐसे हाँ करके लपटा हो, तो कहेंगे अरे काट हमको भी लग जाता इधर, तो हल्का सा ऐसा हूँ नहीं करेंगे, लीजिए फेंक देते काट इधर, तो आपकी भी इच्छा जग जाएगी। कुछ लोग भोजन इतने तरीके से करते हैं, देख करके लालच लग जाती है, मतलब खाना चाहिए, मतलब दाल भात उसी में एकदम पूरा 4-5 दोनों हाथ से मिलाएंगे, है ना, फिर अपना लगा जैसे जो थ्रेसर पनारा नहीं होता, लगाएंगे, फिर इस पर रखेंगे, फिर खींच कर देख करके लालच लगती, काश ऐसे हम भी मतलब दाल भात सानते, एक मिर्चा खाते, अपना फर्स्ट क्लास अपने अंदर लेते। अब कुछ लोग इतना सेफ खाना खाते हैं कि जरा से लगना नहीं चाहिए कहीं, है ना, जरा से लगे ना, जैसे हाथ में जैसे टिश्यू पेपर लेके से या रुमाल लगा कर खाना शुरू करेंगे, इतना सेफ, जैसे खा रहे हैं बगल लगे, पहले उसको पूछेंगे, शीशा उसा लेके देखेंगे कहीं अलग लगा तो नहीं करो, इस तरह से। तो भोजन भी एकदम खूब घर पे अगर अकेले खा रहे हैं, खूब अच्छे से खूब चाव से खाया करिए, खूब जिससे आवाज़ भी निकले, हाँ खा रहे हैं, शुरू हो गया भोजन चालू है। हाँ, भोजन करते समय बात नहीं करना चाहिए, बाकी कायदे से उसको खाना चाहिए, अच्छे से चबा के खाना चाहिए, और जितना अच्छे से चबाएंगे तो उससे उतनी कैलोरीफिक वैल्यू रिलीज होगी। कैलोरी मान भोजन का पूरा मिलेगा आपको, लेकिन कैलोरीफिक वैल्यू है कुछ और मिलेगा और कम, अच्छे से नहीं उसको चबा के खाएंगे तो। कैलोरीफिक वैल्यू जानते हैं आप लोग क्या है? 1 ग्राम भोजन को खूब चबा करके नामू कर खाने पर जो एनर्जी रिलीज होती है हीट के फॉर्म में, दैट इज द कैलोरीफिक वैल्यू। अब तक ज्ञात सभी पदार्थों में सबसे ज़्यादा कैलोरीफिक वैल्यू किसकी होती है? घी की। किसकी होती है? 8 कैलोरी पर ग्राम। बाकी रोटी चावल की 0.5 0.3 ऐसे, है ना। घी की कैलोरीफिक वैल्यू ज़्यादा। अच्छा, देसी घी कि डालडा घी? कोई भी घी, सभी घी की कैलोरीफिक वैल्यू ज़्यादा होती है ना। आइए देखिए, there are 6 important conditions for
गुड इंटरफेरेंस। दे आर, कितनी ऊंची बात को हम लोग ऐसे सीख रहे हैं, हंसी मजाक में, ऐसे मजाक मजाक में काफ़ी चीज़ें हम लोग सीख ले रहे हैं, याद भी हो गया। बोलिए पहला कैसे होना चाहिए, कोहेरेंट। लाइट सोर्सेस मतलब S1 S2 मस्ट बी कोहेरेंट। कोहेरेंट मतलब फेज डिफरेंस न हो या हो तो कांस्टेंट। इसकी मीनिंग भी समझा दी, दैट इज देयर इज नो फेज डिफरेंस आर हैविंग कांस्टेंट फेज डिफरेंस। दूसरा वाला क्या था जी, मोनोक्रोमैटिक। चीफ के बाद मिनिस्टर वाला नंबर। लाइट सोर्सेस मस्ट बी मोनोक्रोमैटिक। मोनोक्रोमैटिक बोले तो क्या, सिंगल कलर की होनी चाहिए, एक कलर की। थर्ड बोलिए, हाँ, लाइट सोर्सेस मस्ट बी इक्वली ब्राइट। छह थे, तीन हमने लिख लिया। और सबसे मज़ेदार बात ये, पहले हम लोग याद कर लिए। ये तो लिख रहे हैं, घर पर फिर पहुंचने के बाद साइकिल वाइकिल चलाते जाएंगे, बड़े बड़े गड्ढे मिल सकते हैं, है ना, कहीं ठोकर लग जाए, गिर पड़े, भूले ना जिससे। फोर्थ क्या है जी, चीफ मिनिस्टर जी, करेंटली slits should be closure। इसका मतलब क्या आपने बोल दिया, अब कुछ काम वाली बात आई, स्मॉल डी कम होना चाहिए। पांचों बोलिए तो, हाँ, slits should be नैरो। का मतलब कोई मैथमेटिकल नोटेशन नहीं दे पाएंगे आप। लास्ट क्या है, पर्दा कहाँ टांगे, पास की दूर। स्क्रीन शुड बी फार अवे। अच्छा, फार मतलब भी दूर होता है, अवे मतलब भी दूर, लेकिन जब लग जाता है साथ में, सोने में सुहागा हो जाता है, यानी काफ़ी दूर होना चाहिए, फार अवे। और एक और कंडीशन है अलग से, उसको कहते हैं गुड कंट्रास्ट की कंडीशन। कौन सी कंडीशन? अच्छा, कंट्रास्ट सुना सुना नहीं, देखा देखा वर्ड लगता है। वो टेलीविज़न के रिमोट में कंट्रास्ट की सेटिंग होती है, कंट्रास्ट और ब्राइटनेस की, है ना। जैसे कंट्रास्ट की देहाती मीनिंग होती है विपर्यास। बहुत कठिन वर्ड है, हिंदी और कठिन हो गई। कंट्रास्ट की सही वो समझा दें मीनिंग हम प्रैक्टिकली। रिमोट में कंट्रास्ट वाली बटन होती है ब्राइटनेस की, उसमें जैसे ब्राइटनेस आप करते जाते हैं तो जो हीरोइक पर्सन है वो छिपता चला जाता है, अगल बगल उसके ज़्यादा लाइट आती है। और जब ब्राइटनेस कम करते हैं, कंट्रास्ट बढ़ता है, तो अच्छे ढंग से समझ सकते हैं वो कहाँ खड़ा है, क्या मूव कर रहा है, किस तरह का शर्ट पहना है। जैसे वाइट बोर्ड ये चलिए ब्लैक बोर्ड है ना, ब्लैक बोर्ड है और हम काला वाला शर्ट पहने हैं। कौन शर्ट पहने हैं? काला वाला। तो कोई हमारी फोटोग्राफी लेगा तो कहेगा कि गुरुजी शर्ट नहीं, पूरा काला वाला कंबल ओढ़े हैं, कंबल इतना बड़ा पूरा कंबल है।
अगर बोर्ड के सामने हमारा फ़ोटो लिया जाए तो हमारे और बोर्ड के बीच में डिफरेंस नहीं क्रिएट कर पाएंगे, यानी कंट्रास्ट अच्छा नहीं है। कंट्रास्ट मतलब दोनों में डिस्टिंग्विश किया जा सके, अंतर स्पष्ट किया जा सके। ब्लैक बोर्ड है पीछे, माने पीछे का जो स्क्रीन है ब्लैक है, और हम व्हाइट शर्ट पहने तब समझ में आएगा व्हाइट शर्ट पहने हुए, समझ रहे नहीं। इसलिए जो फ़ोटो शूट करते हैं वहाँ स्टूडियो वाले तो ले जाते हैं, कहते हैं चलिए वहाँ कमरे में वहाँ खींचते हैं, या कर्टन लगा देते हैं, या दूसरे तरफ कर्टन डाल देते हैं। मतलब आपका जो ड्रेस है, जो क्लोथ्स हैं, उसके कलर से बैकग्राउंड का कलर न मैच करे, तब कंट्रास्ट अच्छा माना जाता है, उसमें अंतर स्पष्ट किया जा सकता है। और मैच करके तो उसमें खो जाएगा पूरा, समझ रहे कि नहीं। तो गुड कंट्रास्ट के लिए बस एक कंडीशन है, अच्छे विपर्यास के लिए एम्पलीट्यूड भी इक्वल होना चाहिए। इंटरफियरिंग वेव का एम्पलीट्यूड, इंटरफियरिंग वेव का एम्पलीट्यूड इक्वल हुआ तो इंटरफियरिंग वेव का इंटेंसिटी भी सेम हो। एम्पलीट्यूड या इंटेंसिटी सेम होनी चाहिए फॉर गुड कंट्रास्ट। लिख लीजिए बिना नंबरिंग के, फॉर गुड कंट्रास्ट amplitudes are intensities of interfering waves be equal। चीफ मिनिस्टर विजय करेंटली, पहला वाला लेटर कैपिटलाइज कर लीजिए, नॉट अवेलेबल। नोट हो गया? अच्छा, कुछ संकेत जैसे मिल गया होगा आप लोगों को। तो वास्तव में आज की क्लास बड़ी शानदार, बहुत ही मार्वेलस, एक क्लास की एकदम एक्सीलेंट थी। तो बातों को हम अपने तुरंत का तुरंत इसी समय टर्मिनेट करते हैं, समाप्त करते हैं। आप सबके लंबे कोऑपरेशन के लिए, इतने बड़े सहयोग के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।